हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीएसएम स्टडीज़ और मेरा नाम है सुमित कुमार। आज से हम अपना नया चैप्टर, नई बुक शुरू करेंगे, फिजिक्स की सेकंड बुक। इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है, पहली यूनिट का नाम है प्रकाश की। और इसमें जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, इसमें एक शब्द आया प्रकाश। ये प्रकाश क्या होता है? तो देखिए, प्रकाश के बारे में जानते हैं। प्रकाश क्या होता है? इसमें लिखा है प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आँखों की रेटिना को उत्तेजित करके हमें वस्तुएं दिखाता है। यानी प्रकाश क्या करता है? जो हमारी आँख है, आँख की रेटिना को उत्तेजित करता है। इसे बोलते हैं एक्साइटेड करना, जिससे हमें वस्तुएं दिख पाती हैं। अब ये वाली बात खास है, इसमें लिखा है जो प्रकाश है वो हमेशा एक सीधी रेखा के रूप में चलता है। और प्रकाश की चाल कितनी होती है ये आपको छठी सातवीं क्लास से ही बताया गया होगा। 3 × 10⁸ कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके बाद इसमें जो पहली घटना है, जो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें देखिए परावर्तन होता क्या है। इसमें लिखा है प्रकाश का किसी चीकने या पोलिशदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की क्रिया या घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है भाई। तो देखिए, इसमें डायग्राम दिखाया है। ये एक चिकना पोलिशदार तल है, जिसके एक तरफ तो क्या कर रखा है? पॉलिश, और दूसरी तरफ का जो ये वाला तल है, ये किसका काम करेगा? प्रकाश इस पर आवेगा, आकर टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा जिस माध्यम से आया था। ठीक है भाई। आके टकरा के वापस से उसी माध्यम में लौट जाएगा जिस माध्यम से वो आया था। ठीक है। तो जो आने वाली किरण है इसे बोलते हैं हम आपतित किरण, और जो ये टकरा के वापस जाने वाली किरण है इसे बोलते हैं हम परावर्तित किरण। और यदि हम ये जो तल है, इस तल के 90 डिग्री पे एक लाइन खींच देंगे तो इस वाली लाइन को बोल रहे हैं हम अभिलंब। क्या बोल रहे हैं इस वाली लाइन को? अभिलंब। अब जो अभिलंब है इस वाली डायग्राम में, अभिलंब के और आपतित किरण के बीच में जो भी एंगल होगा इसे बोलते हैं हम स्मॉल आई, इसका नाम है आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण, जो वाली किरण और जो अभिलंब है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसे बोलते हैं हम परावर्तन कोण। इसे लिखते हैं स्मॉल आर से। क्या नाम है इसका? परावर्तन कोण। और जहाँ ये तीनों चीज़ यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों जिस भी पॉइंट पे मिलेंगी उस पॉइंट को बोलते हैं हम आपतन बिंदु। ठीक है। यो घटना कहलाती है हमारी प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन एक बार फिर देख लीजिए। इसमें लिखा है प्रकाश का किसी चीकने या पोलिशदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की क्रिया या घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसके 2 नियम होते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है। ये हैंड राइटिंग नोट्स है, बिल्कुल सही। इसी में से सारा पेपर आओगा आपका 12वीं क्लास का बोर्ड का। तो इसे अच्छे से पढ़ना, अच्छे से लिख लेना ज़रूर, और याद ज़रूर करते रहिए। तो देखो इसमें क्या लिखा है। परावर्तन के नियम। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। पहले नियम में लिख रहा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो देख लो डायग्राम में, इन्होंने कहा आपतित किरण है और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही साइड में यानी एक ही तल में हो गया। तो देखो भाई, तो क्या है हमारी आपतित किरण, जो क्या है हमारी परावर्तित किरण, और जो क्या है अभिलंब, तीनों एक ही साइड में है। इस दर्पण से इस वाली साइड में ही है तीनों, नहीं। तो जो है पहला नियम। और जितना कोण आपका ये वाला होता है आपतन कोण, उतना ही कोण क्या होता है? परावर्तन कोण। ठीक है। तो इस नियम को बोलते हैं दूसरा नियम। तो देखेंगे दूसरे नियम में क्या लिखा है। इसमें लिखा है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। तो परावर्तन कोण को किससे लिख रहे थे हम? स्मॉल आर से। और आपतन कोण को किससे लिख रहे थे? स्मॉल आई से। ये दोनों क्या होते हैं? बराबर। इसके बाद इसमें शब्द आया था एक दर्पण। तो दर्पण क्या होता है? दर्पण भी देख लेंगे। इसमें लिखा है दर्पण में किसी चीकने पृष्ठ जैसे कांच के एक पृष्ठ पर पारे या चांदी की पॉलिश करके उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर देने पर उसका जो दूसरा तल है वो किसका काम करता है? परावर्तक का, यानी उससे प्रकाश आके टकरावगा, वापस चला जाएगा। तो वो जो तल है, इस प्रकार का तल क्या कहलाएगा? परावर्तक तल।
और इस परावर्तक पृष्ठ को ही हम क्या कहेंगे, दर्पण। तो देखो एक बार डायग्राम देख लो इसका कैसे कैसे बताना चाह रही है। डायग्राम में देखो भाई, यो है हमारा एक तल है, इस पर एक तरफ तो हम कर देंगे पहले पारा लगा देंगे या फिर चंद की पॉलिश कर देंगे और उसके ऊपर ही क्या कर देंगे, लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर देंगे। तो इसका जो दूसरा वाला तल है ये वाला, इससे प्रकाश किरण आवेगी और टकरा के वापस चली जाएगी। तो ये जो दूसरा तल है ना, ये वाला तो दूसरा तल कहलाता है हमारा परावर्तक तल। और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये बड़ा सिस्टम जो कहलाता है दर्पण। यदि यो एक कांच की सीधी प्लेट होगी तो इसे बोल देंगे समतल दर्पण। और यदि कांच की सीधी प्लेट न होकर इस तरीके से हुई, भाई एक कांच का खोखला घोड़ा हुआ और उसका हमने छोटा सा हिस्सा काट लिया। तो देखो ऐसे जो एक कांच का घोड़ा है, इसका हमने छोटा सा हिस्सा काट लिया, ये बड़ा हिस्सा, फिर इधर वाली साइड का जो हिस्सा है वो हमने काट लिया। तो अब इसकी भी दो कंडीशन होती है। जो हमने हिस्सा काटा है इसमें भी हम पॉलिश दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दो यहाँ बार बार, ठीक है। तब जो अंदर वाला तल है ये वाला, जो किसका काम करेगा, जो काम करेगा परावर्तक का। तब इस दर्पण को बोलते हैं हम अवतल दर्पण। यदि हम इसके बाहरली तरफ पॉलिश न करके अंदर वाली साइड में पॉलिश करेंगे, देखो इस तरीके से भाई, यदि हम इसके अंदर वाली साइड में पॉलिश करेंगे, अब क्या हमने इधर से काट लिया है तो अब भी वही सिस्टम, अब क्या हमने क्या कर दिया, इसके अंदर वाली साइड में पॉलिश कर दी, अंदर वाली साइड में हमने क्या कर दी, पॉलिश। तो इसका जो बाहर वाला तल है ये वाला तल किसका काम करेगा, परावर्तक का काम करेगा। तो अब ये कहलाएगा हमारा उत्तल दर्पण। तो दर्पण भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो जो हो सीधी लाइन से बने उसे बोल रहे हैं समतल दर्पण। एक जो गोले को काट कर बना हुआ है वो होता है हमारा दूसरा दर्पण, जिसे बोल रहे हैं हम गोली दर्पण। तो देखो इसमें क्या लिख रहा है, पहले में पहला है हमारा समतल दर्पण। इसमें लिख रहा यदि कांच की समतल प्लेट पर पॉलिश करके परावर्तक तल बनाया जाए तो यह दर्पण क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। इसके बाद आता है हमारा गोले दर्पण। तो देखो भाई गोले दर्पण कैसा होता है, गोले दर्पण ऐसा हो जैसे इसमें दिखा रखा डायग्राम में। इसमें देख लो एक कांच का खोखला गोला है और कांच के खोखले गोले को हमने काट लिया, काट के हमने बाहर वाली साइड में क्या कर दिया, पॉलिश। और तो इसका जो अंदर वाला तल है वो किसका काम करेगा, परावर्तक का। तब वो क्या कराएगा हमारा अवतल दर्पण। तो इसमें देखो क्या लिखा, पहले इसकी परिभाषा देख लो गोले दर्पण की। इसमें लिख रखा है गोलीय दर्पण खोखले कांच के गोले का काटा गया वह भाग है जिसके एक तल पर पॉलिश हुई रहती है और दूसरा परावर्तक का कार्य करता है। यानी एक साइड में पॉलिश कर देंगे, दूसरा तल क्या करेगा, परावर्तक का कार्य। परावर्तक का मतलब क्या है, प्रकाश आएगा टकरा के वापस चला जाएगा। तो इसमें देखो क्या लिख रहा है भाई, पहला दर्पण है हमारा अवतल दर्पण। इसमें लिखा है वह दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश हुई रहती है तथा दबा हुआ तल परावर्तक का कार्य करता है, वो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। इसका जो उभरा हुआ तल है इधर वाली साइड का, इस पर क्या कर दी, पॉलिश। और जो इसका दबा हुआ तल था वो क्या करेगा, परावर्तक का कार्य, यानी इससे प्रकाश आएगा टकरा के वापस चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे दर्पण को हम क्या बोल लेंगे, अवतल दर्पण। अब जो ये हमारे खोखले गोले का केंद्र है सी, जो सी पॉइंट है, और जो दर्पण का बीच वाला पॉइंट है पी, इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। इसके बाद है हमारा अगला दर्पण, दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण। इसमें बस हमें कुछ नहीं करना, अब के हम जो पार्ट कटेंगे खोखले गोले का कांच का, उसके अंदर वाले तल पे क्या कर दें, पॉलिश। हमने अंदर वाली साइड में क्या कर रखी, पॉलिश, इस वाली साइड में कर दी पॉलिश। और जो इसका बाहर वाला तल है जो किसका कार्य करेगा, परावर्तक का कार्य। तो इस दर्पण को हम क्या बोल लेंगे, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो देख लो परिभाषा क्या लिख रही इसमें, वह दर्पण जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश हुई रहती है तथा उभरा हुआ तल परावर्तक का कार्य करता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। और इंग्लिश में इस लेंस को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इसके बाद हमारा आता है दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस। दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस क्या होता है, देख लीजिए पहले इसका डायग्राम। इसमें क्या लिखा है, क्या बना है, ये जो हमारी बीच वाली लाइन है सी और पी को मिलाने वाली, इसे बोलते हैं हम मुख्य अक्ष। इसी तरीके से यहाँ भी होगी मुख्य अक्ष, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो समांतर लाइन आती है मुख्य अक्ष के, वे टकरा के एक पॉइंट से गुजर के रहती है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम फोकस।
जो होता है अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण में तो वास्तव में गुजरती है, परंतु जो उत्तल दर्पण है उसमें केवल गुजरती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं दिखती। प्रकाश किरण आई, टकरा के इस तरीके से चली गई। यदि इसे पीछे की ओर आप हटाओगे इस तरीके से डॉटेड डॉटेड, तो एक पॉइंट से निकलती हुई प्रतीत होगी। ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट से निकल ली हो ये बाहर, ठीक है। तो ये इस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होगी और इस पॉइंट से गुजरेगी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है जिससे गुजर रही और जिससे आती हुई प्रतीत हो रही, ये पॉइंट कहलावा है हमारे मुख्य फोकस। तो देखो भाई परिभाषा में क्या लिखा है, गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, देखो समांतर चल रही है वाली लाइन, इधर से भी समांतर है बिल्कुल, चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, इनका यहाँ परावर्तन हुआ यानी टकराई, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है, इस वाले पॉइंट से गुजरी, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यानी इस बिंदु से ऐसा लग रहा है जैसे आ रही हो निकल के, तो वह दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। और इसे हम क्या लिखेंगे, एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जो है हमारा कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, और ये वाला है हमारा उत्तल दर्पण। ये फोकस दूरी क्या हो, तो देखो फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी जो होती है हमारी वो होती है ये जो फोकस पॉइंट है, ठीक है, ये जो फोकस पॉइंट है और जो हमारा ध्रुव है, इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी, इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी फोकस दूरी। तो ये लिख रखा है इसमें, गोलीय दर्पण के ध्रुव व फोकस बिंदु के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। इससे आगे लिखा है नोट, नोट खास है, इसमें लिख रखा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ उसकी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, यानी उसकी वक्रता त्रिज्या के आधी के क्या होगी, बराबर। जितनी उसकी फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या के आधी के बराबर होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नोट है, इसमें लिखा है थीटा कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों के बीच रखी एक वस्तु के दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या। यानी देखिए इस तरीके से बता रही है, दो दर्पण है समतल दर्पण और उनके बीच में एक वस्तु रखी। एक समतल दर्पण ये रहा, बाहर वाली साइड में क्या हो रही होगी, पॉलिश। दूसरा समतल दर्पण ये रहा भाई, ठीक है। और ये एक दूसरे से थीटा कोण पे झुक रही है, एंगल कितना, थीटा। और इनके बीच में यहाँ कोई वस्तु रखी, तो जो वस्तु रखी है इस वस्तु का इस वाले दर्पण में बनेगा इमेज और इस वाले में बनेगा, और जो इमेज इस वाले दर्पण में बन रहा हो इस वाले में बनेगी। यानी ये जो दर्पण है इनके जो इमेज है वो एक दूसरे के अंदर भी बनेगी। तो अब क्वेश्चन जो है कितने इमेज बनेंगे टोटल, तो इसका फॉर्मूला होता है n बराबर 360/थीटा, जो एंगल था इन दोनों के बीच का थीटा, और -1 कब करना है, जब 360 को थीटा से डिवाइड करने के बाद एक सम संख्या होगी, तो उसमें से क्या घटाना, 1 घटाना भाई, ठीक है। और यदि विषम संख्या आती है तो कुछ नहीं घटाना। और तीसरी कंडीशन क्या है, यदि ना तो विषम संख्या आई और ना ही सम संख्या आई, मान लिया पॉइंटों में आंसर आ गया भाई, तो ये लिख रखा तीसरे पॉइंट में, यदि 360/थीटा का मान पूर्णांक संख्या न होकर भिन्न में हो तो प्रतिबिंब की संख्या n-1 के बाद वाली पूर्णांक संख्या होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक हमें जो थीटा है वो दिया है 75 डिग्री, 360 को हम डिवाइड कर देंगे 75 से, तो कितना आ जाएगा, 4.8। अब ना तो एक सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है, तो कैसी है, भिन्न। तो इसमें से 1 घटाओगे कितना बच जाएगा, 3.8। इसमें से क्या कर देंगे हम, जो 3.8 है, जो पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा है, इसका एक अंक इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 की जगह 4, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना होगा, 4। इससे आगे लिखा है अगला हेडिंग, दर्पण से प्रकाशिक दूरियां मापने के नियम। दर्पण से हम दूरी किस तरीके से नापते हैं, तो देखो इसमें पहला पॉइंट लिखा है, दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। मान लिया ये कोई दर्पण है भाई, जो है हमारा दर्पण, इस पर एक तरफ हो रही होगी पॉलिश, तो हमेशा जो प्रकाश किरण डाली जाएगी वो इस वाली साइड से डाली जाएगी, इसे बोलते हैं हम दाईं ओर से। दूसरा लिखा है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाती है। ध्रुव क्या होता है, दर्पण का बीच वाला हिस्सा, इसे किससे लिखते हैं, P वाले पॉइंट से। तो सारी दूरियां इससे नापी जाएगी, वो भी मुख्य अक्ष के समांतर, जो क्या होती है, मुख्य अक्ष।
तो इससे इस वाली साइड में भाई, क्योंकि प्रकाश किरण तो देखो इस वाली साइड सारी है, तो दूरी यहाँ से मापनी शुरू करेंगे हम इस वाली साइड को। अब लिखा है इसमें, वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में मापी जाती है धनात्मक चिन्ह से। जो आने वाली किरण है उसे बोलते हैं आपतित किरण। तो आपतित किरण की दिशा में जो भी मापी जाएगी वे धनात्मक चिन्ह से लिखी जाएगी, तथा जो आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी जाती है वे ऋणात्मक चिन्ह से ली जाती है। अब देख लो क्या बताना चाह रही है भाई। ये जो थी हमारी आपतित किरण, यदि हम दूरी इधर को ही मापेंगे तो होगी पॉजिटिव। यदि हम दूरी, ये तो होगी कैसी, पॉजिटिव। यदि हम दूरी इस वाली साइड में मापेंगे तो कैसी होगी, नेगेटिव। ठीक है। अब इसके बाद चौथा पॉइंट है। चौथे पॉइंट में क्या कहा है, चौथे पॉइंट में कहा है वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर धनात्मक तथा मुख्य अक्ष से नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती है। तो देखो मुख्य अक्ष क्या था, मुख्य अक्ष हमारी ये वाली लाइन थी, ये वाली जो लाइन है हमारी जो है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष से जो ऊपर होगी, मान लियो वस्तु रखी है जो ऊपर है, यानी किसमें होगी, यदि तल देखोगे वो क्या होगा, वाई अक्ष, और जो क्या होगा, एक्स अक्ष। ठीक है। तो ये जो एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है वो पॉजिटिव है। यदि आप इधर को देखेंगे दूरी, तो ये नीचे की ओर क्या होगा, माइनस वाई अक्ष। तो यानी जो मुख्य अक्ष है, जो एक्स अक्ष, इससे यदि ऊपर की हम दूरी मापेंगे लंबाई, तो वो होगी हमारी पॉजिटिव में। यदि नीचे की ओर नापेंगे तो कैसी होगी, नेगेटिव में। ठीक है भाई, ये लिख रखा हमारा चौथा पॉइंट। अब देखेंगे इससे आगे, इससे आगे है डेरिवेशन। डेरिवेशन है भाई गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर तथा फोकस दूरी में संबंध। जो हमने फॉर्मूला लिखा था एक, एफ बराबर क्या लिखा था, r/2। वो फॉर्मूला कहाँ से आया, इसका प्रूफ जो है डेरिवेशन। तो देखो इसमें एक दर्पण लिया, दर्पण कौन सा है हमारा, अवतल दर्पण, क्योंकि इसके बाहर की ओर पॉलिश कर रखा है, और अंदर वाला तल किसका कार्य कर रहा है, परावर्तक का कार्य। तो इसमें एक बिंदु वस्तु है कैपिटल ए, इससे प्रकाश किरण चलने के बाद पॉइंट बी से टकराई, और जिस भी पॉइंट से गुजरेगी उस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं हम, फोकस। तो पॉइंट क्या है, फोकस। अब जो हमारा वक्रता केंद्र है सी, इससे हमने क्या कर दिया, बी पॉइंट पे एक अभिलंब डाल दिया इस तरीके से। ठीक है। वो प्रकाश किरण आने वाली थी जो टकरा के वापस जाने वाली थी। जो आने वाली प्रकाश किरण है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आपतित किरण। जो टकरा के जाने वाली प्रकाश किरण उसे बोलते हैं हम परावर्तित किरण। और इनके बीच में क्या कर दिया हमने, एक अभिलंब डाल दिया। तो ये जो कोण है आपतित किरण के साथ अभिलंब का कोण, इसे बोलते हैं आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ कोण है इसे बोलते हैं हम परावर्तन कोण आर। और ये दोनों कोण कैसे होते हैं, परावर्तन के नियम से बराबर, यानी आई बराबर क्या होगा, आर। अब ये वाला कोण जो है और ये वाला कोण जो है, ये कैसे, एकांतर कोण। तो आई बराबर क्या होगा, ये जो कोण है सी, ये भी बराबर होगी। तो देखो इसमें क्या कर रखा आगे, तो देखो दूरी मापी गई पॉइंट पी से। इस वाली साइड में मापेंगे दूरी, क्योंकि प्रकाश किरण इधर से आ रही थी, और बिंदु हमारा इस वाली साइड में है, तो दूरी पी से मापनी शुरू करेंगे इस वाली साइड में। तो ये होगी हमारी एफ, इसे बोलते हैं फोकस दूरी। और जो वक्रता केंद्र है यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, हमारी वक्रता त्रिज्या, जो किससे लिखते हैं हम, कैपिटल आर से लिखते हैं। ठीक है भाई। तो देखो साफ साफ डायग्राम, बिल्कुल ये डायग्राम भी बनाने हैं। तो देखो इसमें क्या क्या कर रखा है चित्र से। यहाँ से थोड़ा सा मिट गया था भाई, मिस प्रिंट हो गया था। तो कोण ए बी सी, तो देख लो भाई कोण ए बी सी कौन सा है, कोण ए बी सी डायग्राम में देखते रहिए। कौन है ए बी और सी, यानी ये वाला कोण आई, और फिर लिखा है कोण सी बी एफ, यानी अब देखिए कोण सी बी एफ कौन सा है भाई, सी बी एफ, यानी कोण आर की बात कर रही है। ये दोनों कैसे है, परावर्तन के नियम से बराबर। अब तीसरे पॉइंट में क्या लिखना था, यहाँ पे ये गलती से मिस्टेक हो गया, यानी मिट गया। तो देखो इसमें यहाँ पे लिख रहा होगा एकांतर कोण। एकांतर कोण कौन कौन से है, एकांतर कोण हम आपको बनाकर दिखा रहे। एक तो ये वाला कोण है ए बी सी, ठीक है, और दूसरा कोण क्या है बी सी और एफ। ये वाले कोण कैसे हो गए, बराबर, क्योंकि ये क्या है एकांतर कोण। अब देखिए तो यानी जो कोण हमारा जो है सी बी एफ और कौन सा कोण बी सी एफ, यानी ये वाला जो कोण है हमारा ये किसके बराबर हो, आई के, और जो क्या है आर। तो ये आई आर कैसे हो गया आपस में बराबर, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं एकांतर कोण। अभी एक ही त्रिभुज के दो कोण हैं, त्रिभुज कौन सा है इसमें,
त्रिभुज है हमारा ये वाला CFBC। कौन सा? CFBC। फिर से पूरा त्रिभुज है तो इसका ये वाला अंदर वाला कौन और ये वाला कौन कैसे हो गया आपस में? बराबर। ठीक है भाई। अब तो देखो इससे आगे क्या है, इसमें इससे आगे ये लिख रखा है जो एंगल है दोनों कैसे हो गए? बराबर हो गए। और जो त्रिभुज है इसकी दो भुजा भी बराबर होगी। कौन कौन सी भुजा बराबर होगी भाई? भुजा लिखे इसमें BF या ऐसे कह दो FB। ठीक है, ये भुजा कौन सी है? BF यानी FB। और दूसरी भुजा कौन सी है? CF। ये दोनों भुजा बराबर होते हैं। जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो। यानी इसकी कौन कौन सी भुजा बराबर होगी? डायग्राम में देख के पता चल रहा। तो ये वाली भुजा इसके बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, और जो तुम्हारी ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर नहीं हो सकती। यानी बची कौन सी? CF भुजा और FB भुजा क्या होगी? दोनों एक दूसरे के बराबर। तो ये कैसा हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। अब इससे आगे देखेंगे, इससे आगे लिखा है यदि गोलीय दर्पण, एक मिनट भाई, इसमें लिखा है यदि गोलीय दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तब बिंदु B ध्रुव P के अत्यंत निकट होगा। यानी ऐसा बताना चाहिए जो तुम्हारा दर्पण था इतना बड़ा था दर्पण, और जो दर्पण होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। और साइज इनका कितना होता है? देखिए इनका साइज होता है ये होते हैं जरा जरा से दर्पण। अब इसमें कहाँ तो आपको मुख्य अक्ष दिखाई देगा, कहाँ आप प्रकाश किरण आएगी और कहाँ वो टकरा के जाएगी। यानी जो पॉइंट है B वाला जो किसके पास होगा? लगभग P वाले पॉइंट के पास होगा, यही बताना चाहिए। तो यानी जो दूरी थी हमारी उस वाले चित्र में, एक बार फिर से मैं बना देता हूँ। वो जो हमारा चित्र था उसमें होती हमारी मुख्य अक्ष, प्रकाश किरण आई थी आकर टकरा के चली गई थी। यानी जब ये वाला पॉइंट B वाला यहीं पर आ जाएगा तो यानी जो दूरी है तुम्हारी वो क्या है? FB। तो ये किसके बराबर होगी? जब ये पॉइंट सरक के यहीं आ गया तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी होगी? आपस में बराबर हो जाएगी। ठीक है, यानी तुम्हारी जो लाइन होगी वो FB किसके बराबर होगी? PF के। ठीक है, इस वाली भुजा तो ये लिख देना, जो PF है वो किसके बराबर होगा भाई? CF के। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा भुजा थी ये वाली भुजा और एक यहाँ पर क्या बनना था? त्रिभुज। और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या थी? बराबर। अब जब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा? ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर होगी। तो ये लिख दिया PF बराबर CF। अब टोटल यदि हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे इस वाले डायग्राम में, एक बार फिर से, यहाँ पर हमारा पॉइंट था C। ठीक है, और ये वाली टोटल यदि भुजा हम देखेंगे, ये पॉइंट था हमारा P, ये पॉइंट था C और ये पॉइंट था यहाँ पे F। यदि आप यहाँ से टोटल भुजा देखेंगे PC किसके बराबर होगी भाई? PC तुम्हारी किसके बराबर होगी? P से F तक और फिर किससे? C से F तक या F से C तक। यानी जो टोटल PC होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की वो दो टुकड़ों से मिलकर बनी। एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टुकड़ा है और एक यहाँ से लेके यहाँ तक का टुकड़ा है। यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल क्या होगी तुम्हारी? PC। तो इसमें लिख दिया PF प्लस CF। ठीक है, अब देखिए जो तुम्हारा PF है वो किसके बराबर है? CF के। तो हमने CF की जगह क्या लिख दिया? PF। अब वो कितना हो गया? PF प्लस PF कितना हो गया? 2PF। ठीक है, 2PF का मतलब क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी तुम्हारी? PF की दूरी डायग्राम में देख लो भाई। तो जो तुम्हारा पॉइंट था P और F, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल f। इसे क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। तो हम PF की जगह क्या लिख सकते हैं? स्मॉल f। तो तुम्हारी यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल दूरी थी वो थी वक्रता त्रिज्या कैपिटल R के बराबर। तो उसे क्या लिख दिया हमने? कैपिटल R। ठीक है, तो इससे आगे देखो क्या हो गया हमारा? R बराबर कितना आ गया? R बराबर आ जाता है भाई हमारे पास, हाँ, यहाँ से हम क्या करेंगे? F का वैल्यू निकाल लेंगे। जब हम F का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से तो 2 कहाँ चला जाएगा इसके बेस में? अब बराबर क्या आ गया? R/2। ठीक है, R/2। आज इतना ही। इसमें अगला जो डेरिवेशन है, अगला डेरिवेशन भी देख लो। क्या है अगला डेरिवेशन? अगला डेरिवेशन है इसमें अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का निगमन। अगली क्लास में हम अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का निगमन, यानी इसमें एक फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये कहाँ से आया फॉर्मूला? किस तरीके से बना फॉर्मूला? जो हम अवतल दर्पण के लिए निकल लेंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JSM स्टडीज़ ऑनलाइन में। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उससे आगे का आज का हमारा टॉपिक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास
फिजिक्स सेकंड बुक और चैप्टर है हमारा पहला चैप्टर चल रहा है भाई हमारा। चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। आपको सब कुछ हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेक्चर नंबर है 2 और इसमें जो हम आज टॉपिक पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 है। टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक है पहला हमारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए जो सूत्र होता है वो जो हमने आपको बताया था 1/f = 1/v + 1/u, वो किस प्रकार से निकालते हैं। सेम उत्तल दर्पण के लिए भी किस प्रकार से निकालते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के सूत्र का निगमन, ठीक है। उसके बाद है हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक गोले दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। इसमें लिखा है देखिए अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का निगमन किस तरीके से करते हैं। इसमें क्या लिखा है वो देखते हैं पहले। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या R, फोकस दूरी f है। दर्पण का ध्रुव P, वक्रता केंद्र C व फोकस दूरी F है। दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव यानी P से u दूरी पर एक वस्तु A भी रखी है जिसका प्रतिबिंब A' B' ध्रुव P से u दूरी पर प्राप्त होता है। तो देखिए जो इसमें बताया है वो देखते हैं एक बार। इसमें बताया दर्पण है, तो दर्पण का नाम इन्होंने दिया है, दर्पण का नाम दिया है भाई M1 और M2, ठीक है। उसके बाद बताया है जो इसकी वक्रता त्रिज्या है या वक्रता केंद्र और C है और वक्रता त्रिज्या है R। फोकस बिंदु F है और इसकी फोकस दूरी कितनी होगी f। जो इससे वस्तु रखी है वो P से रखी है कितनी दूरी पर u दूरी पर, ठीक है। और उसके बाद जो प्रतिबिंब बनता है वो कितनी दूरी पर बनता है v दूरी पर। ये सारी चीज़ें इसमें दी है और बताई गई है। तो देखिए सबसे पहले प्रतिबिंब बना कैसे उसे देखते हैं। जो हमारी वस्तु रखी है, जो वस्तु का सिरा मुख्य अक्ष से टच है उससे प्रकाश किरण नहीं चलेगी। प्रकाश किरण चलेगी किससे, ऊपर वाले सिरे से एक प्रकाश किरण चलेगी और चलने के बाद जिस भी पॉइंट से निकलेगी उस पॉइंट को बोलते हैं हम फोकस। और ज़्यादातर किससे निकलते हैं, फोकस से ही निकलती है, ज़्यादातर नहीं फोकस से ही निकलती है, ठीक है भाई। वो जो प्रकाश किरण है पहली प्रकाश किरण चलती है मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर, ठीक है। तो यानी इसके बीच में कहीं भी देख लीजिए दूरी क्या होगी, हमेशा इक्वल। समांतर लाइन के बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा बराबर। उसके बाद जो दूसरी रेखा है वो चली वक्रता केंद्र से निकल के और वापस टकरा के परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट गई, ठीक है भाई। तो ये दोनों लाइन आपस में जहाँ भी एक दूसरे को काटेगी वहाँ पे क्या बनेगा, इस B पॉइंट का प्रतिबिंब यानी B'। क्या बनेगा, B पॉइंट का प्रतिबिंब B'। अब हमने क्या करा, इस B' से इस पर लंब डाल दिया तो ये बन गया हमारा प्रतिबिंब A' B', ठीक है। अब इसमें हमने नीचे लिख रखी है दूरियाँ। तो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसे लिखते हैं हम v से। तो वक्रता केंद्र की दूरी होती है ध्रुव से, उसे लिखते हैं r से। तो फोकस बिंदु की दूरी होती है उसे लिखते हैं f से। और जो वस्तु की दूरी होती है उसे लिखते हैं u से, ठीक है भाई। अब इसमें देखिए आगे क्या कर रखा है, जो हमने सुविधा के लिए चित्र इसका पास में भी लिया है भाई। इसमें हमें देखिए क्या करना है, ये हमारा चित्र है। इसमें हमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। त्रिभुज है ABC, ये रहा AB और C, ठीक है। दूसरा त्रिभुज लिया है A' C और B', ये रहा A' C और B'। ये जो दो त्रिभुज है इन दोनों त्रिभुजों में दिखाई दे रहा होगा भाई, ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री का और ये वाला एंगल भी कितने का, 90 डिग्री का। और ये वाले दोनों कोण कैसे है, शीर्षाभिमुख कोण यानी बराबर। तो बच्चा जो तीसरा कोण है वो भी क्या होगा, बराबर। यानी ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं हम समरूप त्रिभुज। और जो समरूप त्रिभुज है उसकी शर्त होती है समरूप त्रिभुज की, जो हमारा त्रिभुज है पहले वाला उसका लंब यानी AB और दूसरे त्रिभुज का लंब A' B', इन दोनों का जो अनुपात है पहले त्रिभुज के आधार और दूसरे त्रिभुज के आधार के क्या होता है, बराबर। तो ये लिख रखा है यहाँ AB/A' B' बराबर होगा AC/A', ठीक है। इसके बाद इसमें दो त्रिभुज और दिखाई दे रहे। दो त्रिभुज कौन कौन से हैं, देखिए त्रिभुज दिया है हमें यहाँ पे DFN, यानी त्रिभुज कौन सा है भाई, DFN, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा त्रिभुज है वो है
ए डैश बी डैश एफ। तो ये जो दो त्रिभुज है इन दोनों में वही कंडीशन है, एक एंगल कितने का 90 डिग्री का और यहाँ पर भी कितने का 90 डिग्री का ये वाला एंगल, ठीक है। और दूसरा कोण जो है इनका शीर्षाभिमुख कोण है, इसका मतलब तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर। और ये वाले त्रिभुज भी कैसे हो गए भाई, ये वाले त्रिभुज भी हो गए समरूप त्रिभुज। तो ये लिखा है इन दोनों में भी हम यही शर्त लगा देंगे। शर्त क्या थी हमारी, शर्त थी भाई कि पहले त्रिभुज का लंब, पहले त्रिभुज का क्या है लंब बटा दूसरे त्रिभुज का लंब हो रहा। पहले त्रिभुज का लंब क्या था DN, और जो दूसरे त्रिभुज का लंब है वो क्या है A डैश B डैश, बराबर होगा पहले त्रिभुज के आधार, और पहले त्रिभुज का आधार क्या है, ये लिख रखा FN, और दूसरे त्रिभुज का आधार क्या है A डैश F या FA डैश कह दीजिए। अब देखिए इसमें क्या करा, ये वाली जो दूरी है AB ये किसके बराबर होगी, DN के बराबर। तो इस वाली अगले समीकरण में यही करा है, AB बराबर किसके है, DN के। तो इसमें DN की जगह हम क्या लिख देंगे, AB, ठीक है भाई। अब देखिए जो हमारी समीकरण पहली थी और जो समीकरण सेकंड थी उनमें देखिए किस किस का मान आया है। तो समीकरण पहली और जो समीकरण दूसरी है इसमें ये किसका वैल्यू है A/B और A डैश B डैश। ये भी किसका वैल्यू है A/B और A डैश B डैश। इसका वैल्यू कितना था AC/A डैश, इसका वैल्यू कितना था FN/FA डैश। तो इन दोनों को हमने क्या रख दिया, बराबर, ठीक है भाई। इन दोनों को क्या रख दिया हमने, बराबर। तो यही कर रखा अगले वाली लाइन में, अगले वाली लाइन में इन दोनों को रख दिया भाई बराबर, ये रख दिया। अब इसमें लिख रखा है चूँकि जो FN है वो किसके बराबर होता है, PF के। ये देखो किस आधार पे बोला गया, तो इसमें बताया गया जो FN है वो किसके बराबर है, PF के। यदि दर्पण हमारा बहुत छोटा होता है तो प्रकाश किरण इस तरीके से चलती और पॉइंट यहाँ D पे कहीं मिलती, उससे हम क्या डालते लंब। तो लंब कहाँ डालता, बिल्कुल पॉइंट P पे डलता। यानी ये वाली दूरी जो है तुम्हारी FN, ये उस टाइम पर जो N है, N कहाँ होता है उस टाइम पे P पॉइंट पे होता है या नहीं होता। यदि ये द्वारक बहुत छोटा होता है, इसे बोलते हैं लेंस का द्वारक बहुत छोटा होगा। जो लेंस होते हैं बहुत छोटे छोटे से होते हैं, जरा जरा से, ठीक है भाई। इस तरीके से कहाँ मुख्य अक्ष से कहाँ वस्तु रखी होगी इस तरीके से चलोगे और जो लंब डाल लोगे वो इस वाले पॉइंट पे डलेगा P पे। तो इसीलिए इन्होंने लिखा है जो ये पॉइंट है हमारे पास, जो पॉइंट है हमारा FN वो लगभग किसके बराबर होगा, PF के बराबर होगा। FN यानी PF के। यानी हम क्या रख सकते हैं, इस वाली जो इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन में हम FN की जगह क्या रख देंगे भाई, PF, ठीक है। अब हमें देखिए दूरी भरनी है, तो देखिए दूरी किस तरीके से भरेंगे। अब हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है AC। AC कैसे निकालते हैं, तो देखो भाई ये वाली दूरी है हमारी AC। ये वाली पूरी दूरी कितनी थी, तो जो हमारी पूरी दूरी थी यहाँ से लेके और यहाँ तक, सॉरी ये लाइन थोड़ी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दूरी थी हमारी PA में से आपको इधर की दूरी घटानी, इधर की यानी PC माइनस करनी। तो क्या बच जाएगी, ये वाली दूरी बच जाएगी। तो ये लिखा है यहाँ पे कि हमने क्या करा, जो हमारी दूरी थी PA उसमें से PC घटा दी, तो क्या बच जाएगी AC। इसके बाद क्या लिखा है A डैश C। A डैश C मतलब A डैश C निकालना है हमें फिर से। तो देखिए A डैश C किस तरीके से निकाल लेंगे भाई, A डैश C निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये वाली दूरी निकालनी A डैश C, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा PC में से इधर वाली दूरी घटा दीजिए, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी घटा, तो PC में से क्या घटाओगे आप, PA डैश। तो ये लिखा है यहाँ पर PC माइनस PA डैश। अब इसके बाद क्या है इसमें PF तो ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि हमें इसका वैल्यू पता है। देखिए PF का वैल्यू कितना है, PF का वैल्यू यहाँ पर लिखा है, एक मिनट इसे मैं साफ कर देता हूँ भाई। तो PF है जरा PF का दूरी कितना है, यहाँ से इस पे मिलाओ तो PF का दूरी हमारे पास F है। तो यानी इसे हमें बदलने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद जो हमें अगली दूरी दी है वो है FA डैश। क्या है भाई, FA डैश। तो हमें क्या निकालना है, FA डैश, यानी हमें ये वाली छोटी सी दूरी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जो पूरी दूरी है तुम्हारी PA डैश, इसमें से इधर वाली माइनस कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की माइनस कर देंगे। तो माइनस क्या करेंगे हम PF, तो ये वाली दूरी बच जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या लिखा PA डैश माइनस PF। अब ये सारी की सारी हमने दूरी भर ली, ठीक है भाई। ये सारी की सारी दूरी हमने भर ली PA डैश माइनस PF। अब इसमें देखिए अगले पीपीटी में क्या लिखा है, इसमें कर रखा हमने दूरियाँ भर रखी। तो दूरियाँ देखिए किस प्रकार से भरेंगे, सबसे पहले दूरियाँ देख लीजिए एक बार। जो हमारा PA है, एक मिनट भाई, PA, तो देखो PA कितना होगा, P से लेके A तक की दूरी देखनी है हमें। P से लेके A तक की दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितनी दूरी है यो है U। अब तुम्हें हमने पहले बताया था पिछले लेक्चर में, प्रकाश किरण इस वाली साइड से आई और दूरी आप इस वाली साइड में माप रहे,
तो जितनी भी दूरी नपी जाएगी प्रकाश कण के चलने के उल्टी दिशा में वो कैसी होती है, माइनस की। तो यानी यू भी कैसा लिखा जाएगा, माइनस। एफ भी कैसा होगा, माइनस। आर भी कैसा होगा भाई, माइनस। और यू भी कैसा होगा, सॉरी वी भी कैसा होगा, माइनस। तो ये सारी दूरियाँ किस में रखी जाएगी, पहली बात तो माइनस में, ठीक है। सारी दूरियाँ किस में रखी जाएगी, माइनस में। अब उसके बाद देखिए, यानी हमें पता चल गया इसका वैल्यू पी ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, पी ए का वैल्यू है यू माइनस का। पी सी का वैल्यू कितना है, माइनस का आर, ठीक है। उसके बाद है इसमें पी सी यानी फिर से माइनस का आर, ये वाला। फिर उसके बाद है पी ए डैश, पी से लेके ए डैश तक वैल्यू कितना है, माइनस का वी। उसके बाद पी एफ, तो पी एफ देखिए भाई कितना है, पी एफ कहाँ पर है, ये रहा। पी से लेके एफ तक कितनी दूरी है, माइनस एफ, ठीक है। उसके बाद है इसमें पी ए डैश, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पी ए डैश कितना है तुम्हारा, पी ए डैश फिर से भी है, और पी एफ तो तुम्हें पता चलेगा। अब ये दूरी हमने आगे भर दी, ये देखिए इसमें क्या लिखा है, ये रहा भाई। यानी हमने उसकी जगह क्या लिख दिया, माइनस यू, माइनस बीच में था, माइनस आर, माइनस बीच में था, माइनस वी, माइनस एफ, और माइनस बीच में था इसमें भी, तो माइनस वी माइनस एफ। अब आपको पिछले क्लास में जो डेरिवेशन करवाया था, आर बराबर क्या होता है, 2f। तो हमने आर की जगह हर जगह क्या रख दिया भाई, 2f, और इन्हें ब्रैकेट से बाहर निकाल दिए। तो देखो भाई, जब इन्हें हम ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे, इन्हें हमने क्या करा, ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और आर का वैल्यू क्या रख दिया, 2f। तो कितना हो गया, 2f। ये भी माइनस माइनस कैसा हो गया, प्लस, और आर की जगह क्या रख दिया, 2f, ठीक है भाई। तो इसके बाद देखिए क्या कर रखा है इसमें, इनकी कर रखी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले इन्होंने क्या करा, पहले इस वाले का इसके साथ मल्टीप्लाई कर रखा, तो क्या लिख रहा था आपका, माइनस यू और 2f। और यहाँ पे क्या लिख रहा था, नीचे लिख रहा था भाई माइनस वी और एफ, इनका आपस में गुणा करनी है, और जो माइनस एफ है इसका इसके साथ गुणा करनी है, निचले वाले के साथ। तो अब देखिए गुणा किस तरीके से करेंगे भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो माइनस यू है इसका गुणा करेंगे वी के साथ, और फिर एफ के साथ। हमने वी के साथ करेंगे तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस यू वी, और यदि हम यू का एफ के साथ करेंगे तो माइनस यू एफ। अब हम 2f का साथ भी दोनों के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2f माइनस क्या हो जाएगा वी, यानी गुणा करके क्या होगा 2vf, वो भी कैसा, माइनस का। अब हम 2f का गुणा किससे करेंगे, f के साथ, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2f स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसी तरीके से इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस कैसा हो गया, प्लस का 2f स्क्वायर, और ये है प्लस का v, और ये है माइनस का f, तो कितना हो जाएगा, माइनस का f भी, ठीक है भाई। तो इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने देखा दोनों साइड में क्या था, प्लस का 2f स्क्वायर, इधर भी प्लस का 2 स्क्वायर, और बराबर में क्या हो जाएगी, दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो इधर देखिए क्या बच गया हमारा, अभी खास बात है थोड़ी सी, इधर देखिए क्या बच गया, इधर बच जाता है हमारे पास, एक तो है हमारे पास माइनस क्या है, एफ बी, और इधर है हमारे पास माइनस का 2f बी। जब हम इसे इधर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 2f v। अब ये माइनस का एफ बी और ये है प्लस का 2f बी, तो कितना बचेगा भाई, प्लस का एफ बी बच जाएगा। तो इधर वाली साइड में बच गया प्लस का एफ बी, और इधर वाली वैल्यू क्या बच रही थी हमारी, यू वी और माइनस यू एफ, ये बच गया, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करा, एफ वाले दोनों एक साइड में लिख लिए, एफ वाले दोनों एक साइड में लिख लिए भाई, और जो ये बच रहे थे एफ वाले लिखने के बाद क्या बचा, यू वी, और इधर हमने बराबर में करके क्या लिख लिया, एफ वी प्लस एफ यू। अब ये पूरी समीकरण जो बनी, इसे हमने पूरी समीकरण को डिवाइड कर दिया यू वी एफ से। किससे डिवाइड कर दिया भाई, यू वी एफ से। जब हम यू वी एफ से डिवाइड करेंगे तो यू वी से यू वी कैंसिल, क्या बच गया 1/f, और एफ वी से यदि हम डिवाइड करेंगे तो कितना कट जाएगा, एफ वी, ठीक है। यहाँ क्या बच जाएगा 1/u, और एफ यू से क्या कट जाएगा, यू कट जाएगा, सॉरी इसमें क्या कट जाएगा, यू कट जाएगा और एफ कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया 1/v, और प्लस में यहाँ क्या बचा 1/u 1/v। इन्हें प्लस में चाहे आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यानी 1/f बराबर क्या आ गया हमारा फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u, यही हमें फॉर्मूला निकालना था, ठीक है। तो डेरिवेशन तुम्हारी समझ में आ गया होगा, इसे अच्छे से एक बार लिख लीजिए ज़रूर। अब मैं तुम्हें इसका थोड़ा सा भाई साफ करके देता हूँ, इसे साफ छाप ली ज़रूर भाई, है ना, यानी उतार ली ज़रूर।
ये है भाई तुम्हारा डेरिवेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। ठीक है, ये डायग्राम जो है इसमें साइड में पहले हम बना चुके हैं। ठीक है, पीछे का देखना चाह रहे, पीछे का ये रहा। यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उससे ऊपर का जो लिख रहा है वो ये रहा भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अवतल दर्पण के लिए। तो देखिए अवतल दर्पण के लिए भी ऐसा ही है सेम। इसमें लिखा है माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है, जो अवतल बोला था हमने, उत्तल दर्पण है जिसकी कैपिटल R तो क्या है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी है स्मॉल f। दर्पण का ध्रुव कैपिटल P है, फोकस क्या है इसका F और वक्रता केंद्र क्या है C। दर्पण ध्रुव P से स्मॉल u दूरी पर वस्तु कैपिटल AB रखी है तथा उसका प्रतिबिंब A' B' ध्रुव P से स्मॉल u दूरी पर प्राप्त होता है। देखिए जैसे जैसे मैं बताया है, ये एक दर्पण है, ये है M1 और ये क्या है M2। ठीक है भाई, ये M2। तो इसमें एक वस्तु रखी AB। अब इससे देखिए प्रकाश किरण चलेगी, प्रकाश किरण चली, पहली प्रकाश किरण समांतर और इस तरीके से वापस मुड़ जाएगी। मुख्य फोकस की परिभाषा में क्या बताया था, इस किरण को हम पीछे की ओर हटाओगे और जिस भी पॉइंट से निकलेगी वही पॉइंट क्या होगा फोकस। अब दूसरी प्रकाश किरण चलेगी, टकरा के वापस आ जाएगी। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण चली और टकरा के फिर से वापस आ गई। यदि आप पीछे की ओर बढ़ाओगे तो किससे निकलेगी, वक्रता केंद्र से। अब ये दोनों प्रकाश किरण देखिए इस वाले पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है, इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो B है इसका बनेगा क्या, प्रतिबिंब। फिर हम ऊपर से इस पे अक्ष पे क्या डाल देंगे, एक लंब। तो क्या बन जाएगा हमारा प्रतिबिंब, बन जाएगा यहाँ A' और B'। देख लो भाई, प्रतिबिंब क्या बन गया, A' और B'। अब हमने क्या करा, जहाँ प्रकाश किरण हमारी मिली थी पॉइंट D पे, इस पे से डाल दिया हमने एक लंब नीचे DN, पिछले वाले डायग्राम के जैसा ही है जो। ठीक है, अब इसमें भर लिया हमने दूरियाँ। तो देखो दूरियाँ किस प्रकार से भर रखी भाई। दूरी हमने क्या बताया था, जो वस्तु की दूरी है वो हम हमेशा कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से। तो कितनी होगी U। जो प्रतिबिंब की दूरी है वो भी ध्रुव से मापी जाती है, कितनी होगी V। ठीक है, कितना लिख रहा है यहाँ V। उसके बाद हमने मापी यहाँ फोकस बिंदु की दूरी, जो भी ध्रुव से मापी जाती है, कितनी होती है स्मॉल f। और उसके बाद हमने मापा वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र तक की दूरी कितनी कितनी होती है स्मॉल r। ठीक है भाई, डायग्राम समझ में आ गया। इसके बाद इसमें भी यही करना है। इसमें भी देखो दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे आपको। अब दो त्रिभुज कौन कौन से है, पहला त्रिभुज देखेंगे भाई, एक मिनट में ज़रा सफाई कर दो भाई इसकी। देखिए पहला त्रिभुज ने देखा ABC और A' B' और C। ठीक है, ABC और A' B' और C। देख लो इसमें कहाँ है, ABC त्रिभुज आपका यहाँ से चला A B और C, इस तरीके से ये वाला त्रिभुज है ABC। ठीक है, और उसके बाद A' B' C, यानी A' B' और C। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में जो वाला एंगल 90 डिग्री का, इसमें ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का, और दोनों का जो वाला कोण तो एक जैसा ही है भाई। यहाँ पे चला इस तरीके से यही बनेगा और इस तरीके से इसका ही बनेगा। तो इन दोनों का एंगल क्या है, बराबर। तो इसका मतलब तीसरा कोण भी क्या होगा, इन दोनों का बराबर। तो ये त्रिभुज भी क्या कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुज की शर्त क्या होती है, पहले त्रिभुज का लंब बटा दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर होता है पहले त्रिभुज का आधार बटा दूसरे त्रिभुज का आधार। तो इसका जो हमारा लंब है, पहले त्रिभुज का लंब क्या दिखाई दे रहा है इसमें, देख लो एक बार साइड में डायग्राम है इसका। तो पहले त्रिभुज का लंब क्या है AB, दूसरे त्रिभुज का लंब क्या है A' B', और इसका आधार क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा AC, और इसका आधार क्या होगा A' C। ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिख रखा है, इसमें लिखा है इसके बाद इनका आधार क्या है वो लिख दिया। अब इसके बाद दो त्रिभुज इसमें भी लिए है। दो त्रिभुज कौन कौन से है, सबसे पहले NDF। कौन सा है भाई, NDF, यानी इस तरीके से, एक मिनट, त्रिभुज है आपका NDF, और दूसरा त्रिभुज है A' B' और F। ठीक है, पहला त्रिभुज है NDF और दूसरा त्रिभुज है A' B' और F। ठीक है, ये दो त्रिभुज ले रखे हैं इसमें। पहला त्रिभुज इस तरीके से है, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज इसमें इस तरीके से ले रखा है, छोटा सा त्रिभुज, दोनों एक दूसरे के अंदर ही है। ठीक है भाई, तो देखो इसमें क्या करना है हमें, जो त्रिभुज ले रखे, अच्छा वास्तव में जो पॉइंट है ना D, ये पॉइंट यहाँ पे होगा भाई। इस तरीके से त्रिभुज बनेगा NDF।
ठीक है। और ये जो एफ वाला पॉइंट है ये वाला इस तरीके से बनेगा। दोनों का एंगल क्या होगा 90 डिग्री अंदर अंदर वाला, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल, और ये वाला कोण दोनों का क्या होगा एक जैसा, ठीक है। तो यानी तीसरा एंगल भी क्या होगा बराबर ही होगा। ये वाला जो डी पॉइंट है ये मिस्टेक से यहाँ पे लिखा गया है, ये डी पॉइंट यहाँ नहीं होगा, कहाँ होगा इस वाले पॉइंट पे होगा जहाँ भी प्रकाश किरण टकराएगी, वो लंब इस तरीके से डलेगा, ठीक है। यानी त्रिभुज बनेगा ये वाला, और एक त्रिभुज इसमें अंदर दिखाई दे रहा है आपको ये वाला। तो दो त्रिभुज है, इनका एक कोण 90 डिग्री और एक कोण क्या है बराबर, तो तीसरा कोण भी क्या होगा इनका आपस में बराबर। ये त्रिभुज भी कैसे होगी सर्वांग सम त्रिभुज। अब इसमें भी यही लिख दिया। अब देखो ये जो आपका ये वाला भुजा है डी एन, यहाँ से लेके यहाँ जो लंब डलेगा, और ये वाली भुजा क्या है बराबर, तो इसमें भी हम डी एन की जगह क्या लिख सकते हैं ए बी, फिर से पिछले डेरिवेशन की तरह ही ए बी लिख दिया। और ए बी लिखने के बाद समीकरण पहली की और समीकरण दूसरी क्या कर देंगे यहाँ तुलना। समीकरण पहली में भी क्या लिखा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और यहाँ भी क्या है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। इसका वैल्यू आया था और इसका वैल्यू आया था, दोनों क्या रख देंगे हम इक्वल, यानी बराबर रख देंगे। बराबर में क्या है ए सी अपॉन ए डैश सी, और यहाँ पर क्या था एन एफ अपॉन ए डैश एफ। अब इसमें भी फिर से वही लिखा है जो द्वारा बहुत छोटा होगा तो जो आपका एन एफ वाला दूरी है वो किसके बराबर होगा पी एफ के बराबर होगा, ठीक है। यानी एन एफ को क्या लिख दिया हमने पी एफ, तो एन एफ की जगह अगले उसमें क्या लिख दिया हमने पी एफ, ठीक है। अब हमें भरनी है दूरी। तो देखो दूरी किस प्रकार से भरी जाएगी, दूरी भरना बहुत खास है। तो दूरी भरेंगे हम, देखो इसमें क्या क्या लिख रखा है भाई। हमने सबसे पहले क्या लिखा, जो हमारी पूरी की पूरी लाइन थी पिछले वाले वीडियो में इसमें लिख रहा था हमारा ए से लेकर सी तक, ए सी कितना होगा 2 हिस्सों में बटी होगी ए सी, पी ए प्लस पी सी, लिख दिया पी ए प्लस पी सी। उसके बाद इसमें क्या लिख रहा है, उसके नीचे लिखा पी सी माइनस पी ए डैश, यानी पी सी माइनस पी ए डैश कहाँ से कहाँ तक की दूरी निकल ली होगी ना, ये निकल ली होगी यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, यानी पी ए डैश। तो इस पूरी पी सी में से यो क्या कर देंगे हम इधर वाली दूरी घटा देंगे, तो आपकी बच जाएगी ए डैश और सी। तो ए डैश सी का वैल्यू कितना आ जाएगा पी सी माइनस पी ए डैश, ठीक है। इसके बाद लिखा पी एफ तो कुछ नहीं होगा, पी एफ तो पूरी की पूरी दूरी है, इसका हमें वैल्यू पता है, यानी पी से लेके और एफ तक का वैल्यू कितना है स्मॉल एफ, ये तो हमें पता है। इसके बाद इसमें क्या लिखा था भाई, इसके बाद इसमें लिख रखा पी एफ माइनस पी ए डैश, यानी हमने कौन सी दूरी निकल ली होगी। यदि आप पी एफ में से कौन सी घटा दोगे, ये वाली दूरी घटा दोगे तो यही तो बच जाएगी छोटी सी दूरी, यानी हमने निकाला होगा ए डैश एफ, ठीक है। अब ये हम दूरियाँ भर देंगे, तो दूरियाँ भर देंगे। देखो भाई पी ए कितना है आपका पी ए, यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका यू, पी ए यानी यू है। और उसके बाद क्या लिखा है पी सी, यानी पी से लेकर सी तक की दूरी कितनी है आर के बराबर। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका पी सी फिर से क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक आर के बराबर। उसके बाद है पी ए डैश, यानी पी ए डैश कितनी दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, पी ए डैश आपका क्या बनना है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब तो बना है, देख लो एक बार फिर से। यहाँ पे है पी से और ए डैश तक दूरी कितनी है वी के बराबर, ठीक है। अब इसके बाद इसमें नीचे लिखा है पी एफ यानी एफ के बराबर ही होगा फिर से, और पी ए डैश यानी वी के बराबर ही होगा। अब देखो इसमें सबसे पहली बात, ये जो दूरी है किधर से नापी गई, इसमें केवल आपको दिखाई दे रहा होगा जो वी है और जो यू है, ये तो ले रखे इन्होंने माइनस के, क्योंकि इनमें बीच में माइनस था इसलिए माइनस है। और केवल जो हमने दूरी मापी प्रकाश किरण तो इधर की ओर चल रही, और एक दूरी माप रखी हमने इधर केवल यू वाली, बाकी सारी हमने इधर से इधर को माप रखी। तो ये वाली दूरी कैसी होगी प्लस प्लस प्लस, केवल यू कैसा होगा माइनस का। तो प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखना है इसमें, ठीक है भाई, कौन सा प्लस होगा और कौन सा माइनस होगा। प्लस हमेशा वही होगा जो प्रकाश किरण के चलने की दिशा में मापा गया होगा, और माइनस वो होगा जो प्रकाश किरण के चलने से उल्टी दिशा में नापा गया होगा, ठीक है भाई। तो अब इनका कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमने एफ बी का किसके साथ कर दिया आर और माइनस यू के साथ, और एफ का किसके साथ कर दिया आर माइनस वी के साथ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एफ का आर के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ का आर के साथ करने पे एफ आर, ठीक है भाई। एफ का आर के साथ करने पे क्या आ गया एफ आर, और फिर इसमें किसका रखा एफ का और यू का करा तो कितना आ गया माइनस एफ यू। बी का और आर का करेंगे तो माइनस वी आर, बी का और यू का करेंगे तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब इसी प्रकार इन दोनों का भी कर रखा, एफ का आर के साथ करेंगे तो एफ आर, और एफ का वी के साथ करेंगे तो माइनस एफ वी आ जाएगा। अब इसमें से जो हमारा कट रहा था वो काट दिया हमने, तो देखो जो तुम्हारा एफ आर था इधर पॉजिटिव था इधर भी पॉजिटिव था, बराबर में पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, इधर ये वाली वैल्यू बच गया, ठीक है। और हमने क्या करा इस बार, हमने क्या करा
हमने आर का वैल्यू रख दिया। आर का वैल्यू क्या होता है 2f, तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया 2f, और 2f रखने के बाद क्या बन गया, जो बन गया हमारा 2vf या 2fv। इसे हम फिर से इधर ले आओगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो गया आपका प्लस का 2vf, ठीक है। इसमें से आप ये माइनस वाला घटा देंगे तो कितना बच जाएगा vf, तो इधर बच गया vf या v कह दो, और इधर क्या बच रहा है माइनस का uf, और इधर क्या बच रहा है प्लस vu। अब f वाले एक साइड कर लो, और f वाले एक साइड करने के बाद पूरी समीकरण को फिर से पहले डेरिवेशन के जैसे ही u/v/f से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो हमने f वाला इसे भी हम इधर लिया, कैसा हो गया पॉजिटिव, जरा पॉजिटिव, ठीक है। अब पूरी समीकरण को यदि आप इससे डिवाइड करोगे u/f से, तो आपका डिवाइड करने के बाद ये वाला वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फिर से वही फॉर्मूला आया 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जो आज का हमारा तीसरा टॉपिक था उसमें लिखा था हमारा गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे पेपर में बहुत बार पूछा जाता है और इसके ऊपर सवाल भी काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन यानी दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई। जो दर्पण था देखो इस प्रकार से बता रही है, जो हमारा दर्पण है जो तो रखी वस्तु जो इसकी लंबाई है, और जो है प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब की लंबाई है। तो प्रतिबिंब को लंबाई को लिखते हैं हम आई से, और जो हमारी इमेज है उसकी लंबाई को हाँ जो इससे लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की लंबाई को लिखते हैं हम ओ से, और जो इमेज बनती है प्रतिबिंब इसे लिखते हैं हम आई से, ठीक है। तो यानी आई बटा ओ यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन। तो यही परिभाषा लिख रखी है वहाँ, एक बार देख लो भाई। इसमें लिखा है कि मैं इसे एक बार फिर से पढ़ा देता हूँ आपके लिए। इसमें लिखा है दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई यानी आई तथा वस्तु की लंबाई यानी ओ का अनुपात दर्पण का रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। वो खास बात है, इसे किससे लिखते हैं, स्मॉल m से। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है दर्पण का रेखीय आवर्धन यानी स्मॉल m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। अभी बताया था हमने प्रतिबिंब की लंबाई को किससे लिखते हैं, स्मॉल i से, और जो आपकी वस्तु की लंबाई उसे किससे लिखते हैं, o से। तो इसका फॉर्मूला आ गया m बराबर I/O। अब यदि आपको लंबाई ना दिया हो, केवल दे दिया कि वस्तु दर्पण से इतनी दूरी पर रख रखी v दूरी पे और जो u दूरी पे, और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो v दूरी पर बन रहा है, तब हमारा फॉर्मूला होता है -v/u। यानी क्या होगा, यो प्रतिबिंब की दर्पण के ध्रुव से दूरी और वस्तु की दर्पण के ध्रुव से दूरी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछे, ठीक है, आपको ज़रूर बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल JSM स्टडीज़ ऑनलाइन पर। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास का फिज़िक्स का सेकंड बुक का पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। पिछले 2 लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा है, यदि आप नहीं आए हैं तो पीछे से ज़रूर देखें, तभी आपकी समझ में आएगा। आज की जो हमारी टॉपिक है, पहला टॉपिक है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और गोलीय दर्पण भी कौन कौन से भाई, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अगला टॉपिक है अवतल दर्पण के उपयोग, और उसके बाद है उत्तल दर्पण के उपयोग, और फिर उसके बाद है अध्ययन का सारांश, जो कुछ भी हमने पढ़ा उसका सारांश, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। अब देखिए, ये जो हमें पहला डायग्राम दिया है, इसमें देख रहे हैं हम अवतल दर्पण। ये कैसा दर्पण होता है, अवतल दर्पण, जिसके उभरे हुए तल पर क्या होती है, पोलिस, और जो दबा हुआ तल है वो किसका कार्य करता है, परावर्तक का। तो ऐसे दर्पण को क्या बोलते हैं हम, अवतल दर्पण, ठीक है। अभी जो वस्तु है कहाँ पर रखी है, अनंत पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अनंत। वस्तु कहाँ रखी है भाई, अनंत पर। तो देखिए इसमें क्या करना है हमें, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उससे जो प्रकाश किरणें चलती है हमेशा कैसी चलती है, समांतर। और पहली प्रकाश किरण निकलेगी किसमें को, फोकस में को, ये पॉइंट है फोकस, और टकराने के बाद समांतर चलेगी। दूसरी प्रकाश किरण निकलेगी किसमें को भाई, वक्रता केंद्र में को, टकरा करके वापस उसी पथ पे चली जाएगी। अब ये दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को जहाँ पर भी कटेगी वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। ये क्या होगा हमारा प्रतिबिंब यानी B', बन रहा ना भाई, प्रतिबिंब B', इस वाले पॉइंट पे। तो ये जो देखो, अब तुम्हें दिखाई भी दे रहा होगा, ये प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो रही है। प्रतीत मतलब वास्तव में काट रही है। यदि कोई भी प्रकाश किरण वास्तव में एक दूसरे को काटती है तो उनसे जो भी प्रतिबिंब बनता है उसे बोलते हैं हम वास्तविक प्रतिबिंब।
यदि वे केवल काटती हुई प्रतीत हो रही है यानी वास्तव में नहीं काट रही, केवल आभास किया जा सकता है जिनका कि हाँ इस तरीके से यदि हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे या आगे की ओर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वे किरणें आपस में कहीं ना कहीं मिलेगी। उस प्रकार जो प्रतिबिंब बनता है उसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो यहाँ पे जो प्रकाश किरण है वे वास्तव में काट रही है, इसीलिए वो जो प्रतिबिंब है कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब का जो साइज है वो वस्तु के साइज से कैसा है, छोटा। और कैसा बन रहा है, उल्टा। तो देखो 3 कंडीशन है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है, और वस्तु से छोटा बनेगा। वो था पहला, जब वस्तु हमारी कहाँ रखी हो, अनंत पे, तो तब प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, जब वस्तु कहाँ रखी हो भाई, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, ठीक है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो तो प्रकाश किरण चलेगी समांतर और इससे निकलेगी फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण भी चलेगी इस तरीके से और टकरा के इस तरीके से मुड़ेगी, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होगा, जहाँ भी ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को कटेगी वहाँ पे क्या बनेगा, इस वाले पॉइंट का प्रतिबिंब, ठीक है भाई। तो पॉइंट का प्रतिबिंब क्या बनेगा, ए डैश बी डैश, ठीक है, ए डैश और बी डैश। तो इसमें क्या कंडीशन है, ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को वास्तव में काट रही है तो प्रतिबिंब यहाँ पर भी कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। साइज में कैसा है, वस्तु से छोटा साइज है तो वस्तु से छोटा बनेगा। और कैसा दिखाई दे रहा है आपको, उल्टा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। तो कैसा बना भाई प्रतिबिंब, उल्टा बना है, वस्तु से छोटा बना है और वास्तव में प्रकाश किरणें काट रही है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बना है। जब वस्तु कहाँ रखी, अनंत के और वक्रता केंद्र के बीच में। जो थी दूसरी कंडीशन। अब देखेंगे तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में क्या है, अब जो हमारा वस्तु रखी है वो कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र पर ही रखी है। पहली प्रकाश किरण चलेगी और फोकस में को निकल कर जाएगी टकराने के बाद। दूसरी प्रकाश किरण चलेगी फोकस से और टकराने के बाद कैसे हो जाएगी, समांतर, ठीक है। तो जहाँ भी ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटेगी वहीं पर क्या बनेगा, इनका प्रतिबिंब, ठीक है। और जो प्रतिबिंब का साइज होगा इस बार वस्तु के साइज के क्या है, बराबर। वास्तव में प्रकाश किरणें काट रही है मतलब कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। और कैसा दिखाई दे रहा है आपको, उल्टा। तो यानी इस बार कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। पर वस्तु कहाँ रखी होनी चाहिए, वक्रता केंद्र पर ही रखी होनी चाहिए और प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो चौथा कंडीशन है, चौथे कंडीशन में क्या करा, जो वस्तु है उसे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दिया, ठीक है। तो पहली प्रकाश किरण समांतर चलेगी और टकराने के बाद कहाँ से निकलेगी, फोकस में से। दूसरी प्रकाश किरण भी फोकस में से ही निकलेगी क्योंकि वक्रता केंद्र तो इससे पीछे चला गया। अब ये प्रकाश किरण टकराने के बाद निकलेगी समांतर, जहाँ भी एक दूसरे को काटेगी वहाँ पर क्या बनेगा, हमारा प्रतिबिंब, ठीक है। अब देखो प्रतिबिंब का साइज तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, कैसा है, प्रतिबिंब का साइज है उल्टा, ठीक है। और कहाँ पे बन रहा है, वक्रता केंद्र के और अनंत के बीच में। यानी जैसे जैसे हम अनंत से वस्तु को अंदर की ओर यानी ध्रुव की ओर ले जाते जा रहे तो प्रतिबिंब दूर होता चला जा रहा, ठीक है। और इसका साइज भी लगातार क्या हो रहा, बढ़ता जा रहा। अब देखो साइज बढ़ गया, वक्रता केंद्र से आगे जैसे हम पहुँचे वस्तु को लेकर के तो साइज कैसा हो गया, बढ़ गया, ठीक है भाई। तो ये वाली बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक, क्योंकि प्रकाश किरणें एक दूसरे को वास्तव में काट रही है, ठीक है। और साइज में कैसा है, वो बड़ा है और उल्टा है, ठीक है। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र के और अनंत के बीच में। इसके बाद आती है हमारी पांचवी कंडीशन। ये सभी के सभी जितने भी आपको बताए सारे कैसे थे, अवतल दर्पण के कारण बनने वाले प्रतिबिंब। अब क्या करा, जो वस्तु है उसे रख दिया फोकस पे, ठीक है। जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस पे, तो इसमें प्रकाश किरण पहले समांतर चलेगी और समांतर चलने के बाद किस में को निकलेगी, फोकस में को। दूसरी प्रकाश किरण दर्पण से जाके टकरावेगी और कहाँ को निकलेगी, वक्रता केंद्र में को। इन प्रकाश किरणों को आप जैसे जैसे आगे बढ़ाओगे ये एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं करने की। इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। कब बनेगा, जब वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस पे। जब हमारी वस्तु कहाँ रखी थी, अनंत पे, तब प्रतिबिंब कहाँ बनना था, फोकस पे। और जब वस्तु कहाँ रखी, फोकस पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे, इनफाइनाइट पे, ठीक है। कहाँ बनेगा भाई, अनंत पर। और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है, और वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। इसके बाद कंडीशन नंबर है हमारी 6। कंडीशन नंबर 6 में देखो क्या कर रखा है उन्होंने, वस्तु है, वस्तु रखी है फोकस के और ध्रुव के बीच में। अब देखो फोकस से भी आगे ट्रांसफर कर दिया, नहीं, फोकस के और ध्रुव के बीच में क्या रखी है, वस्तु। तो जो पहली प्रकाश किरण चलेगी कैसी चलेगी, समांतर, और चलने के बाद किससे निकलेगी, फोकस वाले पॉइंट से निकलेगी। दूसरी प्रकाश किरण चलेगी दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद वक्रता केंद्र में को निकलेगी। और ये दोनों प्रकाश किरण दिखाई दे रहा होगा, जैसे जैसे आप इन्हें पीछे की ओर बढ़ाओगे एक दूसरे से दूर होती चली जाएगी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यानी आगे की ओर बढ़ा करके एक बार चेक करना पड़ेगा, क्या पता है आगे मिल रही हो। तो इसमें यही करा, ये जो प्रकाश किरण उन्हें आगे आगे डोटेड, देखो ये क्या है, दर्पण, दर्पण में को प्रकाश किरण पार तो होने के लिए, तो इसलिए यहाँ केवल आभास करा गया।
तो अब जो प्रतिबिंब बनेगा वो केवल आभास के आधार पर तैयार करा जाएगा। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब का हम क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब। अब तक वे प्रकाश किरणें वास्तव में काट रही थी पिछले 5 डायग्राम में, परंतु जो छठा डायग्राम है उसमें प्रकाश किरणें कैसी कटती है, केवल आभास करके, यानी ना पीछे की ओर हमने बढ़ाया इस तरीके से डॉटेड डॉटेड। तो ये प्रकाश किरणें जहाँ भी एक दूसरे को काटती हुई हमें प्रतीत होगी तो वहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब का साइज कैसा दिखाई दे रहा है आपको, बड़ा है। और प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है। और ये वास्तव में प्रकाश किरणें नहीं काट रही, इसका मतलब कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, ये थे हमारे अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। इसके बाद में आता है उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। तो देखो ये लिख रहा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें वस्तु की स्थिति के आधार पर केवल 2 स्थितियों में प्रतिबिंब की संभावना है। पहला, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो प्रकाश किरण कैसी आएगी, बिल्कुल समांतर, टकराने के बाद इस तरीके से निकल जाएगी। इसी में हमने तुम्हें किसकी परिभाषा बताई थी, फोकस की। दूसरी प्रकाश किरण भी आएगी और इस तरीके से निकल जाएगी। यदि हम आपस में पीछे की ओर इस तरीके से मिलाओगे तो ये एक पॉइंट पे मिलती है, और वो पॉइंट क्या होता है, हमारा फोकस। यानी जब वस्तु कहाँ रखी, अनंत पे, तब प्रतिबिंब कहाँ बनना, फोकस पे। ऐसा ही अवतल दर्पण में था, जब वस्तु कहाँ रखी थी, अनंत पे, तो वहाँ भी प्रतिबिंब कहाँ बनना था, फोकस पे। ठीक है भाई। तो देखो इसमें क्या है, फोकस पे बनेगा और इसका साइज कैसा दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा। ठीक है, और कैसा है, वो केवल डॉटेड डॉटेड लाइन है, यानी आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो इससे नीचे क्या दिख रहा है, प्रतिबिंब कैसा बनता है भाई, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, सीधा बनेगा। ठीक है, और आभासी, क्योंकि यहाँ केवल आभास किया जा रहा है। और फिर क्या लिखा है इसमें, फिर लिखा है वस्तु से बहुत छोटा बनता है। ठीक है, अब जो दूसरी कंडीशन है, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रखी हो, यानी ध्रुव के बीच में कहीं भी रखी हो, चाहे वो अनंत के और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, चाहे वो वक्रता केंद्र के और फोकस के बीच में रखी हो, चाहे वो फोकस के और ध्रुव के बीच में रखी हो, कहीं भी रखी हो, तो पहली किरण कैसी चलेगी, उससे पहली किरण चलेगी समांतर, और समांतर चलने के बाद इस तरीके से कट जाएगी। और यदि पीछे की ओर हटाओगे तो कहाँ से निकलेगी, फोकस से। ठीक है, ये बात आपको देखो पहले बताई थी, इससे निकलेगी फोकस से। और दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से चलेगी भाई, टकरावेगी इस तरीके से, और इसे कहाँ को जाना, वक्रता केंद्र में। तो हमने डॉटेड डॉटेड से पीछे की ओर हटाया, तो ये डॉटेड वाली लाइन आपस में जहाँ भी कटेगी तो वहीं क्या बनेगा, प्रतिबिंब। अब देखो ये भी हमने क्या करा, केवल आभास करा इसका कि प्रकाश किरणें इस तरीके से गई होगी, परंतु दर्पण में को आर पार नहीं होने की प्रकाश किरणें। ठीक है, तो यहाँ भी कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और वस्तु से साइज में कैसा होगा, छोटा होगा, परंतु कैसा बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो देखें क्या दिख रहा है इसमें भाई, इसमें दिख रहा है दर्पण के पीछे, यानी दर्पण के पीछे बना। ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच में, देख लो एक बार चेक करके, ध्रुव और फोकस के बीच में कहाँ बनना भाई, जो है हमारा पॉइंट ध्रुव और जो क्या है फोकस। ठीक है, तो कहाँ बनना है, ध्रुव के और फोकस के बीच में। ठीक है, और फिर लिखा सीधा बनता है, आभासी, क्योंकि हमने केवल आभास करा, आकार में वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, अब देखेंगे इसकी सारणी। अवतल दर्पण के द्वारा देखो 6 प्रकार की कंडीशन थी, तो उसके लिए हमने एक सारणी तैयार करी है, सारणी जरूर याद कर लियो। तो देखो सारणी जो है, इसमें क्या कहा, इसमें कहा है भाई, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे। और कैसा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है, और उल्टा बनता है, और वास्तविक बनता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या थी, वक्रता केंद्र के और अनंत के बीच में रखा हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस के और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, चेक करते रहिए, पीछे आप एक बार चेक कर लेना, हाँ सारे ऐसे ही है या नहीं। और साइज कैसा था इसका, वस्तु से छोटा, और उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। इसके बाद जब वस्तु कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र पे, तब प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा था, वक्रता केंद्र पर, वस्तु के साइज के बराबर का था, यानी वस्तु के आकार के बराबर का, परंतु उल्टा था, और कैसा था, वास्तविक था। अब यदि वस्तु कहाँ रखी हो भाई, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखी हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। देखो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से पीछे की ओर, अनंत की ओर खिसकता हुआ जा रहा लगातार, और वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, और वास्तविक बनेगा। ठीक है, इसके बाद है हमारी कंडीशन नंबर 5, जब वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनता है, और इसका आकार कैसा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा, साइज बढ़ता चला जाएगा लगातार, और उल्टा बनेगा, और वास्तविक। इसमें अवतल दर्पण में केवल एक ही कंडीशन ऐसी आई थी, जब प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, सीधा, नहीं तो ये सीधा बन रहा था। और पंचों की पंचों कंडीशन देख रहा है आप कैसी थी, 5 की 5 कंडीशन ऐसी थी जिसमें प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, हमारा उल्टा। ये 5 की 5 कंडीशन ऐसी है जिसमें प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा। केवल एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा, वो भी छठी कंडीशन है। उसमें लिखा है कि वस्तु कहाँ रखी, ध्रुव के और फोकस के बीच में, तो दर्पण कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, और आभासी बनेगा। और आभासी भी एक ही बार बना बस केवल। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना, पॉइंट नंबर 6 याद तो आपको सारी करनी है। ठीक है, एक बार मैं इसे अच्छे से भाई साफ कर दूँ जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको। ठीक है, अब देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। इसमें पहला उपयोग लिखा है, अधिक फोकस दूरी व बड़े
द्वारक का अवतल दर्पण हजामत बनाने में काम आता है। चेहरे को दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच रखने पर चेहरे का बड़ा, सीधा व आभासी प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है, जिससे छोटे छोटे बाल बड़े दिखाई देते हैं, अतः शेविंग अच्छी होती है। तो इसमें देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा जो अधिक फोकस दूरी के और बड़े द्वारक वाले यानी बड़े साइज के जो अवतल दर्पण होते हैं उनका यूज जो बार्बर्स होते हैं यानी जो नाई की दुकान होती है उनमें हजामत बनाने के लिए किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? यदि हम चेहरे को ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो चेहरा बड़े साइज का दिखाई देगा और सीधा दिखाई देगा और प्रतिबिंब कैसा बनेगा दर्पण के अंदर? आभासी, जिससे चेहरे पर स्थित जो छोटे छोटे बाल है वे भी कैसे दिखाई देंगे? बड़े दिखाई देंगे और इससे शेविंग अच्छी बनेगी, यानी कहीं भी कोई भी बाल रहने का नहीं। इसके बाद क्या लिखा, दूसरा पॉइंट, छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश किरणों को परावर्तित करके डॉक्टर आँख, नाक, कान, दांत, गले आदि का परीक्षण करता है। जो डॉक्टर्स है एक छोटी सी टॉर्च ले रखते हैं और इससे क्या करते हैं? प्रकाश डालते हैं। प्रकाश कैसे जाता है? किरण पुंजों के रूप में, यानी एक बीम के रूप में आगे की ओर चलता है, जिससे अच्छे से प्रकाश की रोशनी पड़ती है और डॉक्टर्स इसका यूज करते हैं किस चीज़ के अंदर? आँख के, नाक के, कान के, दांत के और गले के परीक्षण करने में। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद लिखा तीसरा पॉइंट, इसमें लिखा टेबल लैंपों के शैडो में अवतल दर्पण लगाने से थोड़ा स्थान को अधिक प्रकाशित किया जा सकता है, थोड़ी सी जगह को हम ज़्यादा प्रकाशित कर सकते हैं। जो टेबल लैंप पर जब बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं तो उन्हें अपनी जो बुक रहती है या कॉपी रहती है उस पर प्रकाश की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जो टेबल लैंप लगाते हैं उसमें क्या लगा जाता है? अवतल दर्पण लगा जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है? प्रकाश उतने एरिया पे ही ट्रांसफ़र होता है जितने पे हमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसके बाद लिखा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में लिखा है रेल के इंजनों, मोटर कारों, स्टीमरों व सर्च लाइट के लैंपों को अवतल दर्पण के फोकस पर रखकर समांतर किरण पुंज प्राप्त किया जाता है, जो बहुत दूर तक वस्तुओं को प्रकाशित करता है। यानी जो सर्च लाइट रहती है, जो गाड़ी वगैरह की हेडलाइट रहती है, उन सब के अंदर रेल के इंजनों की हेडलाइट रहती है, स्टीमरों की जो हेडलाइट रहती है, उन सब में क्या करते हैं? प्रकाश किरण को एक सीधे पुंज के रूप में भेजते हैं, जिससे वो बहुत दूर तक जाता है और हमें वस्तुएं सामने से दिखाई देती है कि कोई वस्तु या कोई वाहन आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद है हमारे उत्तल दर्पण के उपयोग। अब उत्तल दर्पण के उपयोग में देखें क्या लिखा है। पहला उपयोग, उत्तल दर्पण अपसारी लेंस। अपसारी लेंस का मतलब अपसारी दर्पण है। अपसारी दर्पण का मतलब क्या है? ऐसा दर्पण जो प्रकाश को फैलाता है, ठीक है। अतः बाजारों व गलियों में लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर अपसारी यानी फैलता हुआ किरण पुंज के रूप में सड़क के काफ़ी बड़े क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। यानी जो सड़कों पे, गलियों में जो लाइटें लगी रहती हैं उनमें किस दर्पण का यूज़ करते हैं हम? उस दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण, ठीक है। क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा। जो स्ट्रीट लाइट्स रहती है और जो चौराहों पर लाइट्स लगी रहती है उनके अंदर कौन सी दर्पण का यूज़ करा जाता है? तो दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण। इसके बाद लिखा है ट्रकों में, बसों, मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास एक दर्पण लगा रहता है, जिस दर्पण का नाम क्या है? उत्तल दर्पण। जिससे क्या होता है? ड्राइवर अपने पीछे आने वाले अधिक क्षेत्र में आने वाली वस्तुओं को देख सके और ड्राइवर को अपने पीछे आने वाले वाहनों का सीधा प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब शीशे के अंदर दिखाई देता है, यानी दर्पण के अंदर दिखाई देता है। देखा होगा सभी ने, बाइक पे भी 2 दर्पण लगे रहते हैं। ये भी कौन से दर्पण रहते हैं? ये दर्पण रहते हैं हमारे उत्तल दर्पण। उनमें क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है और ज़्यादा एरिया पीछे का कवर होता है, ठीक है। जिससे बहुत बड़े एरिया में भी हमें जो वस्तु आ रही होगी वो आसानी से दिखाई देगी और साइज में कैसा बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो उससे हम ज़्यादा व्यक्तियों की जो पीछे आ रही वाहन है या व्यक्ति है उनकी हम उसके अंदर प्रतिबिंब देख सकते हैं। इसके बाद आज का लास्ट टॉपिक है अध्ययन का सारांश, यानी जो कुछ भी हमने पढ़ा अब तक उसमें क्या क्या सीख के देखें। क्या लिखा है? पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में देखो भाई, पहले पॉइंट में लिखा है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, यानी जिसकी वजह से हम वस्तुएं देख पाते हैं। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की एनर्जी जिस वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती है, ठीक है। इसके बाद देखें क्या लिखा है। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में लिखा है वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। ये बहुत खास है, पेपर में पूछी जाती है। प्रदीप्त वस्तुएं कौन कौन सी होती है? जैसे सूर्य है, तारे है, जलती हुई मोमबत्ती, यानी ऐसी कोई भी वस्तु जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करती हो वो क्या कहलाती है? प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। इसके बाद लिखा वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती परंतु जब इन पर किसी प्रदीप्त वस्तु से उत्सर्जित यानी निकलने वाला प्रकाश
आपतित होता है यानी गिरता है तो वे क्या लिखा, तो वे दिखाई देने लगती है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे मेज है, कुर्सी है, चंद्रमा है और पेड़ पौधे, या फिर हम मनुष्य भी तो ऐसे ही भाई। यदि हम बिल्कुल अंधेरे में खड़े होंगे तो हम खुद से प्रकाश तो उत्पन्न करने से रहे, यानी यदि हमारे ऊपर प्रकाश डाला जाएगा तो हम दिखाई देंगे, यदि प्रकाश नहीं डाला जाने का तो हम नहीं दिखाई देने के, यदि बिल्कुल अंधेरे में है हम। ठीक है, तो यानी अप्रदीप्त वस्तु वे होती है जो खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। यदि उन पर किसी दूसरी वस्तु से, ऐसी वस्तु से जो प्रकाश उत्पन्न कर रही है, यानी प्रदीप्त वस्तु से यदि हम प्रकाश डालते हैं तो ये वस्तु हमें दिखाई देती है। एग्जाम्पल क्या इसका, मेज है, कुर्सी है, चंद्रमा। चंद्रमा भी एक ऐसा ही हमारा उपग्रह है जो क्या होता है, उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है और सूर्य की रोशनी जितने भी हिस्से पर उसके पड़ती है चंद्रमा के, उतना ही हिस्सा में दिखाई देता है। ठीक है, तो इसी कारण देखा होगा आपने, तो चंद्रमा है शुरू के दिनों में थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू होता है, मतलब इतने हिस्से पर जितना भी हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है उस पर सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश जितने हिस्से पर पड़ता है वही हिस्सा में दिखाई देता है, और जिस पर नहीं पड़ता है, यानी जिस पर पृथ्वी की परछाई रहती है वो हिस्सा में नहीं दिखाई देता। ठीक है भाई, तो इसके बाद लिखा है हमारा अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में लिखा है प्रकाश का किसी चीकने पृष्ठ जैसे दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। यही चैप्टर का नाम है और बहुत खास परिभाषा है। इसके 2 नियम होते हैं, आपको बताया था। तो पहला नियम क्या लिखा है, पहला नियम लिखा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी आपतित किरण मतलब आने वाली, परावर्तित किरण मतलब टकरा के जाने वाली, और जिस पॉइंट पर भी टकराती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। उस पर हम एक लाइन खींचते हैं तल के 90 डिग्री पर, उसको बोलते हैं अभिलंब। ये तीनों क्या होता है, एक ही तल में होते हैं। इसके बाद लिखा अगला, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। इसमें आपको हमने पहले बताया था, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोले दर्पण। तो यहाँ है गोले दर्पण के प्रकार। गोले दर्पण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या लिखा, वे गोले दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर पॉलिश हुई रहती है तथा परावर्तन अंदर की ओर दबी हुई सतह से होता है, यानी दबा हुआ तल परावर्तन का कार्य करता है और उभरे हुए तल पर पॉलिश कर देते हैं। तो ऐसा दर्पण क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। और इसके बाद क्या है, उत्तल दर्पण। इसमें लिखा है वे गोले दर्पण जिनके दबे हुए तल पर पॉलिश हुई रहती है तथा परावर्तन का कार्य उभरी हुई सतह से होता है, यानी उभरा हुआ तल, इस बार उभरा हुआ तल क्या करेगा, परावर्तन का कार्य। तो ऐसा दर्पण क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण। इसके बाद लिखा है गोले दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र यानी सी, तथा उसकी त्रिज्या को गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर कहते हैं। यानी जिस भी खोखले गोले से काट करके गोले दर्पण बनाए जाते हैं, उन खोखले गोले का जो केंद्र होगा उसे बोल देंगे वक्रता केंद्र, और जो भी उसकी त्रिज्या होगी उसे क्या बोल देंगे, वक्रता त्रिज्या। ठीक है भाई, तो देखेंगे इसके बाद अगला पॉइंट क्या है। अगले पॉइंट में लिखा है गोले दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस भी बिंदु पर वास्तव में मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलते हैं, हम फोकस, या इसी का दूसरा नाम क्या है, मुख्य फोकस। तो यानी गोले दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, और ऐसा किसी में होता है अवतल दर्पण में, और या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा किसी में होता है, मिलती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो यहाँ दोनों के बारे में लिखा है। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। उसके बाद लिखा है गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी पी तथा फोकस के बीच की दूरी वो क्या कहते हैं, फोकस दूरी। यानी जो पी पॉइंट है और जो एफ पॉइंट है, जो क्या है हमारा एफ, ये होता है हमारा फोकस बिंदु, ये क्या होता है ध्रुव। इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो क्या कहलाती है, फोकस दूरी। और गोलीय दर्पण के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोकस दूरी का, गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है वक्रता त्रिज्या बटा 2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधे के क्या होती है, बराबर। और ये जो फॉर्मूले है ये हमने आपको पिछले डेरिवेशन में करवाए थे दोनों। एक होता है इसमें उत्तल दर्पण के लिए, दूसरा होता है अवतल दर्पण के लिए। तो दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही आता है, इसीलिए इन्होंने डायरेक्ट लिखा है कि गोलीय दर्पण का सूत्र। गोलीय दर्पण यानी या तो अवतल दर्पण हो सकता है या उत्तल दर्पण हो सकता है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। एफ क्या है, एफ है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, यू है दर्पण से वस्तु की दूरी जहाँ भी रखी होगी, और वी क्या है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। इसके बाद इसमें लिखा है रेखीयावर्धन की परिभाषा। तो देखिए क्या लिखा है, दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई जिसे हम क्या लिखते हैं, स्मॉल आई, तथा वस्तु की लंबाई जिसे हम लिखते हैं कैपिटल ओ, तो ये भी क्या था, कैपिटल आई।
का अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। यानी रेखीय आवर्धन को किससे लिखते हैं? स्मॉल एम से। और फॉर्मूला क्या होगा? प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा? रेखीय आवर्धन। यदि आपको प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई नहीं दिया है तो फिर फॉर्मूला लगता है जहाँ पर प्रतिबिंब बना वो और बटा जहाँ पर वस्तु रखी है वो। और वस्तु हमेशा दर्पण से कहाँ रखी जाती है? हमेशा कहाँ रखी जाती है भाई? बाईं ओर। तो बाईं ओर से प्रकाश किरण डाली जाती है। ये आपको नियम बताए थे पहले लेक्चर में, ठीक है। तो यानी हर एक लेक्चर बहुत खास है, ज़रूर देखना है, क्योंकि वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है? बाईं ओर। तो हमेशा यू का वैल्यू कैसा होता है? माइनस। तो इसीलिए यहाँ क्या आया फॉर्मूले में? माइनस, ठीक है भाई। माइनस क्यों आया फॉर्मूले? वो भी आपको बताया, क्योंकि यू का वैल्यू हमेशा कैसा होता है? माइनस, इसीलिए क्या आया? माइनस। अब लिखा है इसमें। इसके बाद अवतल दर्पण का उपयोग, जो हमने अभी पढ़े है वही है, समरी चल रही है ना, सारांश। तो अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर आँख, नाक, दांत, गले आदि का परीक्षण करने में करते हैं। इनका उपयोग टेबल लैंपों के शैडो में, रेल के इंजन में, मोटर कार, सर्चलाइट आदि के लैंपों में परावर्तक के रूप में प्रकाश किरणों को समांतर किरण पुंज में परावर्तित करने में किया जाता है। यह भी पढ़े हमने सभी। इसके बाद लिखा उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में दृष्टि क्षेत्र बढ़ाने वाले दर्पण के रूप में, यानी पीछे देखने वाले, गलियों में लगे लैंपों में परावर्तक के रूप में प्रकाश को बड़े क्षेत्र में प्रकाशित करने यानी फैलाने के लिए किया जाता है। ये चैप्टर होता है कंप्लीट। यदि आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, मेरा नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल JSM स्टडीज़ ऑनलाइन। पिछले 3 लेक्चरों में हमने जो हमारी 12th क्लास की सेकंड बुक का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, कंप्लीट कर लिया था, उसका पूरा कंटेंट, थ्योरी वगैरह। आज हम आपको इसके अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चन करवाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराएंगे और उसी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। पहले क्वेश्चन में कहा है कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु ऐसी वस्तु होती है जो वस्तु स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न कर सकती है। ऐसी वस्तु क्या कहलाती है? प्रदीप्त वस्तु, ठीक है, जो खुद का प्रकाश उत्पन्न करती हो। जैसे फिर अगला क्वेश्चन है इसमें, किन्हीं 2 प्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण दीजिए। यानी प्रदीप्त वस्तु कौन कौन सी होती है? प्रदीप्त वस्तु का एग्जाम्पल लिखा है सूर्य और जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती भी हो सकती है, टिमटिमाते हुए तारे भी हो सकते हैं। यानी जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करते हो वे क्या होती है? प्रदीप्त वस्तु। और जो खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती वे कहलाती है अप्रदीप्त वस्तु। तो देखिए अगला क्वेश्चन यही है, अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो इसमें लिखा है आंसर में, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है, ठीक है। तो अप्रदीप्त वस्तु क्या होती है? जो खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 अप्रदीप्त वस्तु के नाम, यानी जो खुद से प्रकाश उत्पन्न ना करती हो। ऐसी वस्तु कौन सी है? मेज है, चंद्रमा है। उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है चंद्रमा, जो हमने आपको बताया। आपने सोचा होगा लिखा तो पेड़ है, पढ़ा है चंद्रमा, परंतु नहीं, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण होता है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा का खुद का कुछ भी प्रकाश नहीं होता है। जब उस पर सूर्य के प्रकाश की किरण डलती है और उसके जितने भी भाग पर, जितने भी क्षेत्रफल पर सूर्य के प्रकाश की किरण डलती है उतना हिस्सा हमें दिखाई देता है, ठीक है। यदि चंद्रमा का खुद का कुछ ना कुछ प्रकाश होता तो वो भी हमें कैसे दिखाई देना चाहिए था? सूर्य के जैसे, चाहे वो पृथ्वी के किसी भी ओर होता, ठीक है। पूरा चक्कर लगाता है ना चंद्रमा पृथ्वी का चारों ओर, तो किसी भी ओर होता हमें चमकना चाहिए था किसके जैसा? हाँ, किसके जैसे चमकना चाहिए था? हाँ बिल्कुल ठीक, सूर्य के जैसा। परंतु खुद से नहीं चमकता, जितने भी हिस्से पर सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के ऊपर जा करके गिरता है उतना हिस्सा में दिखाई देता है, ठीक है। तो इसलिए सूर्य भी क्या है? एक अप्रदीप्त वस्तु है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगले में लिखा है, एक वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा रहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगी या आभासी होगी? जब भी आप प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करेंगे उस समय जो प्रकाश किरणें हैं वे वास्तव में एक दूसरे को काटती है, यानी वास्तव में काटती है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। समझिएगा, क्योंकि पर्दे पर केवल आप वास्तविक प्रतिबिंब ही प्राप्त किए जा सकते हैं। ये भी ठीक है, परंतु इसका कारण क्या है? क्योंकि प्रकाश किरणें आपस में वास्तव में काटती है, तभी पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण पर प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। दर्पण से परावर्तित किरण के लिए परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। जो आने वाली प्रकाश किरण है वो कितने का एंगल बना रही है? 60 डिग्री का। तो ये आपको बताया था परावर्तन का
दूसरा नियम, परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। यानी जितना आपतन कोण बढ़ेगा उतना ही क्या होना चाहिए, परावर्तन कोण भी होना चाहिए। अब देखते हैं इसका आंसर। आंसर में क्या लिखा है भाई, उत्तर है इसका, यानी जो परावर्तित किरण परावर्तन कोण बनाएगी कितने का बनेगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये दूसरा नियम लिखा है आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका, गोले दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध था, इसका डेरिवेशन भी हमने आपको करवाया था, और संबंध आया था क्या आया था, F इक्वल्स R/2। ठीक है, क्या आया था, F इक्वल्स R/2। तो देखते हैं आंसर। आंसर में लिखा है फोकस दूरी बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर। ठीक है, F बराबर R/2। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में दृष्टि क्षेत्र बढ़ाने वाले दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी दृष्टि क्षेत्र का मतलब है जो वाहन है जिनमें हम ड्राइवर की सीट के पास में लगा होता है, जो हमने आपको बताया था दर्पणों के उपयोग में। तो ड्राइवर की सीट के पास जो दर्पण लगा होता है, पीछे कोई वाहन आ रहा है या नहीं देखने के लिए, वो कौन सा दर्पण यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसका आंसर बताया था आपको क्या, हाँ, उत्तल दर्पण। ठीक है, क्या है, उत्तल दर्पण। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट में समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए परावर्तक के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया था। परावर्तक के रूप में मतलब यानी जो प्रकाश किरणों को एक सीधी रेखा में भेज सके, जैसे टॉर्च रहती है, सर्च लाइट रहती है, तो उसमें जो यूज़ करा जाता है उसका नाम क्या है, अवतल दर्पण। ठीक है, क्या नाम है, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा है, किसी समतल परावर्तित तल पर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित होता है, परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति बताइए। परावर्तित का मतलब जो टकरा के जाने वाला प्रकाश है उसकी आवृत्ति बताइए। परावर्तित प्रकाश कौन सा होता है, जो टकरा करके जाता है समतल दर्पण से, उसे बोलते हैं परावर्तित प्रकाश। अब आपको इसमें तरंग दैर्ध्य दिया है, तो तरंग दैर्ध्य दिया है आपको किसमें, एंगस्ट्रॉम में। तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 10⁻⁻10 से गुणा करते हैं। तो देखिए यही क्या है, इसमें जो हमारा एंगस्ट्रॉम था उसमें हमने क्या कर दिया, 10⁻10 से गुणा कर देंगे। तो इसकी खुद की पावर +3 है और यहाँ क्या है, -10। तो कितनी बच जाएगी, +3 घटा देंगे -10 में से, कितनी बचेगी, -7। तो ये क्या आ गया, आपकी तरंग दैर्ध्य किसमें, मीटर में। अब आपको प्रकाश की चाल पता होना चाहिए, पहले डेरिवेशन में बताया था हमने आपको, प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ आपको चाल पता है, आपको तरंग दैर्ध्य लैम्बडा पता है। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है C = n लैम्बडा। तो आपको n निकालना है यानी आवर्ती, तो आवर्ती का फॉर्मूला क्या होता है, C/λ। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देंगे C/λ। ये आवर्ती को देखिए यहाँ पर n से भी लिखते हैं, f से भी लिखते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और न्यू से भी लिखते हैं। ठीक है, तो 3 शब्द है जिससे हम आवर्ती को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसमें आवर्ती के फॉर्मूले में, देखिए फॉर्मूला यही लगाया है इन्होंने, फॉर्मूला लगाया है न्यू इक्वल्स C/λ। तो C का वैल्यू इसमें सवाल में दिया है, C का वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸, और अभी आपने लैम्बडा का वैल्यू मीटर में निकलना है, 5 × 10⁻⁻7। ठीक है, ये पावर हम ऊपर ले जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 8 7 15, 15 में से 1 0 इधर ले लीजिए, कितना हो गया 30, और 5 6 30, तो 6 बार कट गया, 15 में से 1 पावर आपने लिया था, तो कितना बच गया, 14। तो आंसर क्या आ जाता है इसका, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, और आवर्ती का मात्रा किस में होता है, हर्ट्ज में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए 11वें क्वेश्चन में क्या कहा है, 11वें क्वेश्चन में ये डेरिवेशन हमने आपको करवाया था, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए। तो सूत्र क्या होता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी के लिए, 1/f = 1/v + 1/u। और ये u और v क्या है, जो u होता है ये दर्पण से वस्तु की दूरी, और जो v है ये प्रतिबिंब की दूरी होती है दर्पण से। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के रेखीय आवर्धन का सूत्र लिखिए। गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। इसका फॉर्मूला होता है I/O = -v/u। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला यही है, m = -v/u और बराबर होता है I/O। और इसमें v और u क्या होता है, v तो वही है, u तो है हमारी वस्तु की दर्पण से दूरी, और v है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, और o होती है वस्तु की लंबाई, और I होती है प्रतिबिंब की लंबाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13वां। देखिए 13वें क्वेश्चन में क्या कहा है, किसी दर्पण द्वारा उत्पन्न
रेखीय आवर्धन किस दर्पण द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन सदैव धनात्मक होता है। तो आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा होता है, हमेशा उत्तल दर्पण के द्वारा रेखीय आवर्धन का वैल्यू हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, आभासी, यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो स्मॉल v का वैल्यू कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव में, और u का वैल्यू कैसा होता है, माइनस में। तो जो आपका फॉर्मूला था यहाँ पर यदि आप माइनस लगाएंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कैसा बचेगा, पॉजिटिव में। इसीलिए जो उत्तल दर्पण है उसके द्वारा जो रेखीय आवर्धन का वैल्यू होता है हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है संयुग्मी बिंदुओं से क्या तात्पर्य। संयुग्मी बिंदु वे बिंदु होते हैं जिनमें से आपने किसी एक पे वस्तु रखी तो दूसरे पे उसका प्रतिबिंब बनता है। अब यदि जिस बिंदु पर प्रतिबिंब बन रहा है उस बिंदु पर आपने वस्तु रखी तो जिस बिंदु पर आपकी पहले वस्तु रखी थी वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो ऐसे दो बिंदु जिनमें आप प्रतिबिंब की और वस्तु की स्थिति बदलने पर भी उनके उसी कंडीशन में यानी उसी स्थिति में प्रतिबिंब या वस्तु को रख करके उनकी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, वो कहलाते हैं संयुग्मी बिंदु। तो देखिए क्या लिखा है, संयुग्मी बिंदु वे बिंदु जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। ठीक है, देख लीजिए एक बार इसका डायग्राम किस तरीके से बताना चाह रहे हैं। जैसे आपने एक डेरिवेशन में जब मैं तुम्हें फॉर्मूले करवाए थे इस तरीके का एक था, एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के उभरे हुए तल पर पॉलिश हुई रहती है, और ये क्या है, मुख्य फोकस, और ये है ध्रुव P, और ये है इसका मान लीजिए फोकस कैपिटल F, और यहाँ पर कहीं था वक्रता केंद्र C। यदि आप वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखते हो तो जो प्रतिबिंब है वो भी कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है। यानी यदि आप यहाँ पर वस्तु रखोगे तो प्रतिबिंब किस पर बनेगा, पॉइंट C पर ही। यदि आप यहाँ पर वस्तु रखोगे तो वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, पॉइंट C पर ही। तो ऐसे दो बिंदु जहाँ पर वस्तु रख दो तो उसका हम प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बिंदु क्या कहलाते हैं, हमारे संयुग्मी बिंदु। इसके बाद है अगला न्यूमेरिकल्स। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल है, इसमें कहा है एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल R दिया है, ये किस में होती है, माइनस में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की दूरी हमने बताई थी आपको कैसे पढ़ी जाती है जब डेरिवेशन करवाया था, तो पीछे के लेक्चर जरूर देख लीजिए एक बार। इसके बाद देखा एक वस्तु का 3 गुना बड़ा आकार का प्रतिबिंब बनता है। यानी किसका वैल्यू दिया है, m का वैल्यू दिया है, और प्रतिबिंब में कैसे दिया, आभासी। यदि आभासी प्रतिबिंब दिया है तो इसका वैल्यू रहेगा पॉजिटिव में। ठीक है, यदि वास्तविक प्रतिबिंब देते तो इसका वैल्यू कैसा रहता है, नेगेटिव में। अब कहा है वस्तु की दर्पण के सापेक्ष स्थिति, यानी आपको क्या बताना है, u, दर्पण के सापेक्ष वस्तु की स्थिति यानी u बतलाना है। तो देखिए इसमें किस तरीके से किया गया है। सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे। इसमें दिया है हमें वक्रता त्रिज्या, रेखीय आवर्धन, और आपसे u पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें निकाल लेंगे फोकस दूरी, क्योंकि फोकस दूरी का फॉर्मूला अभी आपको बताया था, F बराबर क्या होता है, R/2। R का वैल्यू था -36/2, तो कितना हो जाएगा, -18। ये क्या आ गया आपका फोकस दूरी, दर्पण का फोकस दूरी निकाल लिया। अब आप लगाएंगे रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला। रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, M = -v/u। M का वैल्यू आपको दिया गया था 3। ठीक है, आप इसमें से v का वैल्यू निकाल लीजिए। v का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, u का गुणा इधर कर देंगे। ठीक है, अब जो ये माइनस है माइनस इसके साथ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा v = -3u। तो आपको v का वैल्यू पता है, आपको f का वैल्यू पता है, तो आपको किसका निकालना है, u का वैल्यू। तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। दर्पण के लिए फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। तो देखिए इसमें जो दिया है रख देंगे। इसमें हमें दिया था फोकस दूरी -18, v का वैल्यू आया था -3। ठीक है, अब क्या करा, u की जगह पर u रख दिया और इन दोनों का ले लिया लेसे। जब हम इन दोनों का लेसे लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3u। जब आप 3u से +3u से जो -3u है उसको डिवाइड करेंगे +3u से, तो कितनी बार कटेगा, -1 बार। तो -1 एक ऊपर लिख दिया हमने। जब u से आप इसको डिवाइड करेंगे 3u को तो कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो ऊपर लिख दिया 3। ठीक है, और ये कैसा था, एक माइनस का था, 3 कैसा था, प्लस का। तो घटाने के बाद कितना बचेगा, प्लस का 2। अभी 18 की गुणा किस में कर देंगे, इस प्लस के 2 में कर देंगे ऊपर, और 3u चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3u = 2 × -18 यानी 18। इनकी गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36। ठीक है, और 3 कहाँ चला जाएगा भाई, बटे में। तो 36 बटा कितना हो गया, 3, तो कितना आ जाएगा, -12। अब देखिए इसमें जो आंसर आया आपका वो आया -12। तो -12 का मतलब क्या है, -12 का मतलब है जो वस्तु है वो कहाँ रखी जाएगी, दर्पण से सामने रखी जाएगी। ठीक है, दर्पण के सामने
कितनी दूरी पे, -12 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी जाएगी। ठीक है भाई, दर्पण के सामने रखी गई, इसलिए इसका वैल्यू कैसा आया, माइनस का। दर्पण के सामने यदि हम वस्तु नहीं रखने की तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो इसलिए माइनस का मतलब क्या है, दर्पण के सामने रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा है, एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इस बार कैसा दिया, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालनी है, यानी आपको पहले क्या चाहिए, फोकस दूरी, तो वक्रता त्रिज्या निकल लेंगी। सबसे पहले आपको क्या क्या दिया वो लिख लेंगे। सबसे पहले इसमें आपको यू दिया है, यू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। यू हमेशा कैसा होता है, माइनस में, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण। अब इसमें वास्तविक प्रतिबिंब कहा है, कितना बड़ा बन रहा है, 3 गुना। तो ये किसका वैल्यू आ गया, एम का वैल्यू। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या। देखिए ऐसे करना है, जैसे जो कुछ भी आपको दिया है पहले वो लिखेंगे और फिर जो आपको फॉर्मूला लगाना है बाद में लगाएंगे। इसके बाद हमने क्या करा, इसमें हमने सबसे पहले इसमें v का मान निकाल लिया पिछले क्वेश्चन की तरह। तो m का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर -v/u। इस बार m का वैल्यू दिया था -3। आपने यहाँ से क्या करा, 10 आपको दे रखा था u का वैल्यू, इन दोनों का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, आप सोच रहे माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 की गुणा इसमें 3 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, -30। v का मान आ गया आपके पास -30, u का मान है आपके पास -10। तो अब आप फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट। फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/v का वैल्यू आया था आपका -30, 1/u का वैल्यू था -10। लेसे ले लेंगे, 10 का और 30 का लेसे कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, 30 से हम 30 को काट देंगे, एक बार कटेगा -1 ऊपर। 10 से हम 30 को कटते हैं कितनी बार, 3 बार, तो 3 ऊपर, तो कितना हो गया, 3 और 1 4। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 और 1 4, यानी 4 बटा कितना हो गया, 30। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 30 ऊपर चला जाएगा और 4 इसके नीचे में आ जाएगा और f निकल के इधर चला जाएगा। ठीक है, तो f बराबर कितना आ जाएगा, -30/4। अब आप इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15/2, माइनस का 15/2। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, r बराबर क्या होता है, 2 × f, या फॉर्मूला क्या था, f बराबर r/2। तो 2 को इधर ले जाओ गुणा में, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 2 × f। अभी आपका f का वैल्यू आया था -15/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा, -15। -15 है, इसका मतलब कैसा दर्पण होगा, दर्पण कौन सा होगा भाई, हाँ अवतल दर्पण होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए ताकि पर्दे पर इसका चमकीला प्रतिबिंब बने। कैसा बनना चाहिए, चमकीला, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनना चाहिए। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो हमें क्या क्या दिया है। सबसे पहली बात, इस सवाल में हमें दिया है वस्तु की ऊंचाई यानी ओ दे दिया, फोकस दूरी यानी एफ दे दिया। ठीक है भाई, इसके बाद कहा है वस्तु की दूरी, वस्तु कहाँ रखी, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इसमें पूछा क्या, प्रतिबिंब कहाँ बनानेगा, और जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो भी बताओ क्या होगी, और इसकी प्रकृति यानी कैसा होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा या वास्तविक होगा, ये भी बताओ। तो सबसे पहले जो दिया वो लिख लेंगे हम। सबसे पहले हमें ओ दिया है, जो क्या है ओ का मतलब है वस्तु की ऊंचाई। फोकस दूरी दिया है अवतल दर्पण के लिए कैसी होती है, माइनस। यू दिया है वो कैसी होती है हमारी, माइनस। वी हमें निकालना है और आई हमें निकालना है। तो देखिए आपको इसमें 2 चीज़ मिला है भाई, 2 चीज़ कौन कौन सा, एफ मिला है और यू मिला है, तो वी निकाल लेंगे फोकस दूरी का फॉर्मूला लगा के। फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का वैल्यू था -15, v का वैल्यू हमें निकालना था और 1/-20। ठीक है, u का वैल्यू दे रहा है हमें -20, तो हम इसे इधर ले गए भाई। तो हमारा ये वाला वैल्यू था, इसे इधर ले जाओ उठा के, कैसे हो जाएगा प्लस का 1/-15 और प्लस कितना हो गया 1/20। ऐसे कितना आ जाएगा इन दोनों का 60। ठीक है, 15 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, 15 चौका 60, 4 ऊपर और 20 दिया 60, तो ऊपर आ जाएगा 3, प्लस का था प्लस का आ जाएगा। इन दोनों को हम घटा देंगे, तो घटाने के बाद देखो क्या बच जाएगा भाई, घटाने के बाद ऊपर बच जाएगा -1। ठीक है, कितना बच जाएगा, -1, क्योंकि माइनस का बड़ा था। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, v का वैल्यू आ गया, इसकी गुणा इधर कर देंगे और इसकी गुणा इधर कर देंगे, तो v का वैल्यू आ जाएगा -60। ठीक है, अब इसके बाद निकालना था इसमें हमें जो प्रतिबिंब बना उसकी हाइट कितनी होती है। तो प्रतिबिंब की हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, प्रतिबिंब की हाइट निकाल लेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, देखिए आवर्धन का
फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर आई अपॉन ओ, या इसी के बराबर होता है माइनस वी अपॉन यू। तो देखिए इसमें हमें क्या दिया था भाई, इसमें हमें दे रखा था, इसमें हमें जो दे रखा था हमने वो रख लिया। एक मिनट में ज़रा से साफ कर देता हूँ। हाँ तो देखिए जो v का वैल्यू था, ये माइनस, ये वाला माइनस तो हमने आगे लिख लिया ये रहा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास v का वैल्यू था वो था -60 और u का वैल्यू था -20। माइनस से माइनस कैंसिल और 20 से कितनी दफ़ा कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा, ठीक है भाई। कितनी बार, 3 बार। और ठीक है 3 और 3 थिया कितना हो जाएगा 9, क्योंकि हमें वस्तु की ऊंचाई भी दी थी 3 थिया कितना हो गया 9, कितना आ गया -9। अब ये माइनस का है, माइनस का मतलब क्या है, प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। और देख लो इसका साइज, वहाँ पे कितनी थी वस्तु हमारी, वस्तु थी हमारी 3 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब कितना है 9 सेंटीमीटर। तो आकार कैसा होगा इसका, बड़ा, ठीक है। वास्तव में प्रकाश किरण कटेगी, ठीक है, तो कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब, और दर्पण के सामने बनेगा। देख लो भाई क्या लिखा है इसमें, प्रकृति में दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर 9 सेंटीमीटर ऊंचा उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 4, चौथे क्वेश्चन में देखें क्या कहा, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी है। तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, यानी इस बार हमें केवल वी बताना है, ठीक है, और हमें कुछ नहीं बताना। तो देखिए क्या लगा देंगे, इसमें आपको एफ दिया है, फोकस दूरी 15, अवतल दर्पण के लिए माइनस, इसके बाद दिया है वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी -10 सेंटीमीटर, और उसी के बाद दिया है जो वस्तु की ऊंचाई है वो कितनी थी 8 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें केवल वी बताना, तो वी बताने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। फोकस दूरी का क्या होता है फॉर्मूला, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला आपके याद भी हो गया होगा, देखो कितनी बार यूज हो गया इस फॉर्मूले का। तो इसमें देखो एफ जो हमें दिया था वो दिया था -15 और यू जो हमें दिया था वो दिया था -10। हम इसे इधर ले जाएंगे, कैसा हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया प्लस का, ठीक है भाई। इसके बाद हमने इन दोनों क्या ले लिया, लेसे कितना आ जाएगा इनका 30। लेसा में ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों से कट जाए, 15 दूनी 30, ठीक है। तो कितनी बार कटा, 2 बार, इसके साथ माइनस था तो माइनस यू आ गया -2, ठीक है। 10 से कितनी बार कटेगा 3 बार, तो कितना आ जाएगा 3। तो अब देखिए इसमें क्या करा, ऊपर कैसा है हमारा 3 तो प्लस का है और 2 माइनस का है, तो कितना बच जाएगा प्लस का 1, कितना आ गया 1/30। अब इसमें देखिए जो v का वैल्यू आया है, v का वैल्यू कैसा आया है प्लस, ये खास बात है। v का वैल्यू यदि माइनस आता तो प्रतिबिंब कैसा बनता, दर्पण के आगे। यदि हमारा प्लस आया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई, प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। ये वाली बात खास है, यदि हमारा वैल्यू नेगेटिव में आता है तो दर्पण के आगे बनेगा, यदि हमारा वैल्यू v का कैसा आता है पॉजिटिव तो दर्पण के पीछे बनता है। तो ये इसमें बात लिखी है दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये फॉर्मूला, मतलब ये जो फॉर्मूला है बार बार यूज होगा, और इसमें जो क्वेश्चन है ये वाला कितनी टाइम्स, यानी 2014 में आया हुआ है, और ये एक बार नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमें जो दिया है वक्रता त्रिज्या दिया है, आर दिया है, और इसमें कहा 3 सेंटीमीटर दूरी पर मोमबत्ती रखी, यानी वस्तु की दूरी दिया है। और इसके बाद हमसे पूछा है इसमें भाई प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बता दो। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के लिए क्या लगा देंगे -24, वक्रता त्रिज्या आ गया -24, और यू दिया है हमें 3 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है तो -u। हमें क्या निकालना है v, उससे पहले हम क्या निकाल लेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है वक्रता त्रिज्या के पदों में f बराबर r/2, ठीक है। जो हमें वक्रता त्रिज्या दिया था कितना दिया था 24, वो भी कैसा था माइनस का, तो इससे काट देंगे कितना आ जाएगा -12, 2 से 12 बार कट जाएगा। ये फॉर्मूला अपना फिर से वही लगाना है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का वैल्यू कितना आया था 12, u का वैल्यू कितना था आपका 3, ठीक है। इसे इधर ले जाएंगे कैसा हो जाएगा प्लस का, इधर जाने के बाद कैसा हो गया भाई प्लस का, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेसे ले लेंगे, लेसे ऐसा लेंगे जो दोनों संख्या से डिवाइड हो जाए। तो लेसे ले लिया हमने 12 से कितनी बार कट जाएगा 1 बार, तो कितना आ गया -1, और 3 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार, तो कितना आ गया +4। अब ये 4 तो कैसा है पॉजिटिव का और 1 कैसा है नेगेटिव, तो घटाने के बाद कितना बचेगा प्लस का 3, और प्लस के 3 से 12 को कितनी बार डिवाइड कर देंगे 3 चौक 12, ठीक है। तो 4 इसका आंसर आ जाएगा, वो भी कैसा आया प्लस का। यदि प्लस का आया तो फिर से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दर्पण के पीछे, कहाँ बनेगा भाई दर्पण के पीछे। यदि नेगेटिव आता तो दर्पण से कहाँ बनता आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है एक
एफ फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख अक्ष पर ध्रुव से 2f यानी 2f दूरी पर 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु अक्ष के लंबवत रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी लंबाई कितनी होगी। देखिए कैसा क्वेश्चन है। इसमें कहा है एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी f है और हमने उससे फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर यानी 2f पर वस्तु रखी है और जो वस्तु की ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर। तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सा फॉर्मूला लगाना है। आपको देखिए क्या दिया, फोकस दूरी दिया है दर्पण की जिसे हम किससे लिखते हैं माइनस से। वस्तु कहाँ रखी थी 2f पे यानी वो वस्तु की दूरी दिया है जिसे किससे लिखते हैं u से। और ये क्या दिया वस्तु की ऊंचाई। तो आपको क्या निकालना है इसमें, आपको पहले तो निकालना है इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और दूसरी कंडीशन क्या निकालना है प्रतिबिंब कितना ऊँचा बनेगा। तो फॉर्मूला फिर से वही लगाना है इसमें, सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f फोकस दूरी हमें दिया था f, वो भी कैसा होता है अवतल दर्पण के लिए माइनस। u हमें दिया था 2f पर हमने वस्तु रखी थी तो कैसा होगा माइनस का। फिर से इसे इधर ले जाएंगे कैसा हो जाएगा प्लस का। फिर से हम इसे इधर लेंगे तो कैसा हो गया प्लस का हो गया ये। ठीक है, तो इसके बाद इन दोनों का लैसे ले ले, लैसे ऐसी संख्या लेगी जो दोनों से डिवाइड हो जाए। हमने क्या ले लिया 2f। इस वाले f से यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा 2 टाइम्स, वो भी कैसा होगा माइनस का क्योंकि इसके आगे क्या है माइनस। यदि हम इस वाले 2f से 2f को डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स कटेगा 1 टाइम्स। तो कितना आ गया 1। ऊपर कितना बचेगा माइनस का 2 बड़ा है भाई, एक कैसा है छोटा। ठीक है, मतलब छोटा नहीं है। तो यहाँ पर 2 कैसा है ज़्यादा है और 1 कम है। कैसा ज़्यादा है माइनस का, तो इसीलिए माइनस का 1 बचेगा। तो v का वैल्यू कितना आ गया आपका, v का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 2f, वो भी कैसा माइनस का। इसका मतलब क्या है दर्पण से आगे रखा जाएगा। इस बार जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के कहाँ बनेगा आगे बनेगा। और माइनस का आया तो कैसा बनेगा वास्तविक बनेगा। ये वाली बात आपको बताई थी, यदि माइनस में आता है तो दर्पण के आगे, यदि पॉजिटिव में आता है तो दर्पण के पीछे। ठीक है, वास्तव में प्रकाश किरण तभी काटेगी जब आगे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, पीछे तो केवल आभासी किया जा सकता है। इसके बाद फिर से वही देखिए आवर्धन का फॉर्मूला लगा दिया I/O बराबर -v/u। I का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, इसके बाद v का वैल्यू आपका क्या है -2f और u का वैल्यू भी कितना था -2f। माइनस से माइनस कैंसिल, 2f से 2f कैंसिल, कितना बच गया 1। ठीक है, कितना बच गया भाई ये 1। तो देखिए इसके बाद इसमें क्या है 1 बच गया आपका। और जो ये वस्तु थी वस्तु की हाइट की इधर वाली साइड में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा -o। और o का वैल्यू आपको पहले दिया है, वस्तु की ऊंचाई कितना दी 0 नहीं है, ये क्या है o। तो o का वैल्यू आपको पहले दिया कितना दिया 6, तो o की जगह हमने क्या रख दिया 6। तो कितना आ गया ये 6 सेंटीमीटर। यानी जितनी बड़ी वस्तु थी उतना ही बड़ा तो क्या बनेगा प्रतिबिंब बनेगा। और जहाँ पर वस्तु रखी थी वहीं पर क्या बनेगा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा उल्टा। यदि ये पॉजिटिव में आता तो कैसा होता सीधा प्रतिबिंब। ठीक है, अब ये कैसा है नेगेटिव में तो कैसा होगा उल्टा प्रतिबिंब। तो इससे आगे देखते हैं भाई, इससे आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखिए क्या निर्देश लिखा है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी 4 विकल्प दिए गए, आपको उनमें से सही विकल्प चुनना है। देखिए पहले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, कैसा भाई आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी, कैसा बनना है आभासी। हमने आपको इसमें कितनी कंडीशन दिखाई थी, केवल एक कंडीशन ऐसी दिखाई थी जब हमने आपको डायग्राम दिखाए थे लेक्चर नंबर 3 में। केवल तभी बन सकता है आभासी जब वस्तु फोकस के ध्रुव के बीच में रखी हो, फोकस के और ध्रुव के बीच में रखी हो। और ध्रुव कहाँ पर होता है दर्पण पे। तो आंसर चेक कर लीजिए, इसमें पहला आंसर दिया है क्या दिया है दर्पण व फोकस के बीच। दर्पण व फोकस के बीच सही आंसर है, दर्पण व फोकस के बीच। दूसरा आंसर दिया है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। और तीसरा दिया है वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर यदि हम रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा प्रतिबिंब, आभासी नहीं बनेगा वास्तविक बनेगा। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, फोकस के और कहाँ पर रखेंगे वक्रता केंद्र के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हाँ प्रतिबिंब भी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ही बनेगा। ठीक है, इसके बाद तो इसका यानी राइट आंसर जो है, राइट आंसर है इसका ए, यानी दर्पण के और फोकस के बीच में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है इसमें 3। देख लीजिए नंबरिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर में क्या कहा है
उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? उत्तल दर्पण हमेशा, चाहे वस्तु कहीं पर भी रखी हो, चाहे वस्तु कहीं पर भी रखी हो, प्रतिबिंब कैसा बनाता है? हमेशा आभासी बनाता है। ठीक है, कैसा बनाता है? आभासी। और वो भी कहाँ बनता है? हाँ, कहाँ बनता है? ध्रुव के और फोकस के बीच में और दर्पण के पीछे। ध्रुव के और फोकस के बीच में, दर्पण के पीछे। देखिए, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में गलत आंसर, वक्रता केंद्र अनंतता के बीच में गलत आंसर, ध्रुव और फोकस के बीच में सही आंसर। ठीक है, कहीं भी बन सकता है गलत आंसर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा भी इसका? हाँ, ध्रुव और फोकस के बीच में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा नंबरिंग में मिस्टेक है बस। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 होना चाहिए था, 4 ही देख लीजिए। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण से हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। ध्यान रखना, कैसा बनता है? आभासी। वास्तविक नहीं बनता, बड़ा भी नहीं बनता, छोटा अलग ही बनता है। ठीक है, परंतु सही आंसर क्या है इसका? आभासी। अब इसमें कहा गया क्वेश्चन में, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने पर उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा या छोटा बनता है, तो वह दर्पण होगा। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें बताया था वस्तु को कहीं पर भी रखें, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? छोटा और सीधा। तो छोटा और सीधा केवल किस में बनता है? उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण आंसर कहाँ है? ये भी नहीं है इसका, ये भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है भाई? अगले क्वेश्चन में कहा है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने उसके निकट रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा, और दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो दर्पण कौन सा होगा? ये आपको देखो 6 डायग्राम दिखाए थे हमने आपको अवतल दर्पण के। अवतल दर्पण के 6 डायग्राम में पहला जो दिखाया था उसमें बताया था जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर, तो जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है? फोकस पर, और उल्टा बनता है। यदि वस्तु फोकस के और ध्रुव के बीच में है तो प्रतिबिंब बनता है सीधा। तो यानी इसमें यदि हम पास रखते हैं तो सीधा बनता है अवतल में, यदि दूर रखते हैं तो उल्टा बनता है। तो आंसर क्या होगा इसका? अवतल दर्पण। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कहा है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा बनता है और आभासी प्रतिबिंब केवल किससे बनता है? अवतल दर्पण से। ठीक है, उत्तल दर्पण नहीं बनाता, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा बनाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहा है, बिंदुवत स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद परस्पर समांतर हो सकती है। समांतर हो सकती है। डायग्राम नंबर कौन सा था? डायग्राम नंबर था आपका जब प्रकाश से हमने चौथा, सॉरी 5वां था। अवतल दर्पण के लिए 5वां डायग्राम आपको दिखाया था जब वस्तु कहाँ रखी थी? फोकस पर। वस्तु कहाँ पर रखी थी? इस तरीके से वस्तु रखी थी फोकस पर। ये क्या है? फोकस पॉइंट एफ पर। पहली प्रकाश किरण इस तरीके से गई थी और फोकस में को निकल गई थी। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण भी इस तरीके से गई थी और इस तरीके से सीधी निकल गई थी। ये प्रकाश किरणें बिल्कुल कैसी थी? समांतर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनना था? अनंत पर। ठीक है, तो प्रकाश किरणें केवल समांतर किस में चल सकती है? हाँ, अवतल दर्पण के द्वारा। ध्यान रखना, किसके द्वारा? अवतल दर्पण के द्वारा। आंसर इसका ये होगा। उत्तर भी नहीं होगा, दोनों भी नहीं होगा, और इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी किसकी दी है? उत्तल दर्पण की। कैसी होगी? प्लस की। फिर कहा है एक वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, यानी u मिल गया हमको और f मिल गया। u हमेशा कैसा होता है? माइनस का। तो इसमें आप प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो देख लीजिए क्वेश्चन, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। इसमें आपको क्या क्या दिया है सबसे पहले तो वो देखते हैं हम। इसमें हमें दिया है फोकस दूरी यानी f दिया है। f कितना दिया है हमें? f दिया है हमें 20। f दिया है हमें 20, वो भी कैसा होगा? प्लस का, क्योंकि उत्तल दर्पण है 20 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें u दिया है -20 सेंटीमीटर, और हमसे क्या पूछा है भाई? v पूछा गया है, कितना होगा। तो इसमें वही वाला फार्मूला लगा देंगे अपना। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है हमारे पास 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, हमें जो जो दिया है वो रख लेते हैं फॉर्मूले में। 1/f का वैल्यू है 20। ठीक है, 1/v और प्लस 1/-20। ठीक है, इसे हम इधर ले जाएंगे, कैसा हो जाएगा? प्लस का। इसे इधर ले जाने के बाद कैसा हो जाएगा? प्लस का, यानी 1/20 प्लस 1/-20
20, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा 1/v। दोनों का लैसे भी कितना आ जाएगा 20 और ऊपर जुड़ के कितना हो जाएगा 2, तो 1/v। इसी से कितनी बार काट देंगे 10 बार, तो v का आंसर कितना आ जाएगा 10, यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनेगा। आंसर चेक कर लीजिए 10 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आज इतना ही। जो कुछ भी आपको समझ में ना आया हो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। आज के लिए आपको ये जो चैप्टर पढ़ाया है पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ाया गया है, इसको ज़रूर दोहराइए, लिखिए, अपने नोट्स अच्छे से बनाइए। जो कुछ भी प्रॉब्लम हो ज़रूर कमेंट्स करके पूछिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।